नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई तो आपकी मस्त चकाचक चल रही होगी। तो स्वागत है आपका थिंकर्स आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। क्या डिस्कस कर रहे थे हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे। क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे थे। और ये जो हमारी सीरीज़ थी इसमें अब तक हमने 6 जो अध्याय है ज्योग्राफी की वो डिस्कस कर ली है। आज हमारा 7वां अध्याय है। 7वां अध्याय का जो पहला पार्ट है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ों के बारे में बात की थी। जिसमें हमने भारत के फिजिकल मैप के बारे में बात की थी, पॉलिटिकल मैप के बारे में बात की थी, राजनीतिक मानचित्र के बारे में बात की थी। तो राजनीतिक मानचित्र के बारे में बात करें तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो एक व्यक्ति था, उसे भारत के बारे में जानना था। तो अब भारत के बारे में जानना है तो वो क्या जानेगा, तो सबसे पहले राजनीतिक मैप के बारे में जानेगा, जिससे उसे पता चलेगा कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा राज्य है, ये सारी चीज़ों के बारे में वो जानेगा। तो भारत में 28 राज्य हैं। यहाँ पर आपको राज्यों के बारे में पता होना चाहिए, कौन से राज्य की लोकेशन कहाँ पर है। आप कंफ्यूज है इन राज्यों में होंगे, ये 7 सिस्टर्स है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इन राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे असम है, उसके नीचे मेघालय, यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पर मिजोरम है, मणिपुर है, नीचे मिजोरम है, यहाँ त्रिपुरा है। तो ये 7 सिस्टर हो गया। यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे आप आओगे तमिलनाडु, क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल है, नीचे उड़ीसा, उसके नीचे आंध्र प्रदेश और नीचे यहाँ पे तमिलनाडु है। इधर फिर कर्नाटक आ जाता है, यहाँ नीचे केरला है, ऊपर यहाँ पे कर्नाटक आ जाता है। तो कर्नाटक के ऊपर यहाँ महाराष्ट्र के यहाँ पे पास में छोटा सा गोवा है, और यहाँ पे ये गुजरात है, यहाँ पे ये राजस्थान है, ये महाराष्ट्र की सीमा यहाँ तक लगती है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे तेलंगाना है। ठीक है, ऊपर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड वो आ जाते हैं, फिर यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये आ जाते हैं। तो ये भारत की पॉलिटिकल मैप है, यानी कि राजनीतिक मानचित्र है, तो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं पड़ोसी देशों के बारे में, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की थी जब हमने इसके पहले पार्ट में देखा था। जब हमने इसका पहला पार्ट देखा था तब हमने देखा था कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि हम पश्चिम में जाते हैं, तो यहाँ पर हम बॉर्डर पे गई तो एक देश दिखाई दिया, तो ये था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान देख के हमारा दिमाग खराब हुआ कि ये कहाँ से आ गया। बाउंड्री भी हमने देखा था, इसकी लंबी चौड़ी बाउंड्री है। ठीक है, तो इसके बाद में हमने क्या बोला, नहीं यार पाकिस्तान में मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा और ऊपर जाते हैं। फिर हम ऊपर गए यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे ये लोग बाउंड्री है ना, ये है POK। क्या है यहाँ पे है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। देखो कश्मीर, आप ये देखोगे इस प्रकार से मैप बना लो कश्मीर का ये जो रीजन है ना, इसे कहा जाता है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जो कश्मीर का भाग है इस पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। पहले ये हमारा ही भाग था, पाकिस्तान ने इस भाग पर कब्जा किया हुआ है, तो इसे POK कहा जाता है। अब कब्जा क्यों किया है, कैसे किया है, तो ये एक अलग विषय हो जाएगा जब हम पॉलिटी को पढ़ेंगे, जब हम कश्मीर के इश्यूज़ को पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी ये समझ लो कि ये जो भाग है ऊपर वाला, इस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। 1947 में देश आज़ाद होता है, उसके बाद में भारत के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक पाकिस्तान के रूप में, एक बन जाता भारत। फिर ये जो कश्मीर था, देसी रियासतें थी वो अलग अलग थी, तो ये कश्मीर था एक देसी रियासत थी। यहाँ पर महाराजा हरी सिंह जी थे, उनका राज था। बाद में पाकिस्तान इन पे अटैक करते हैं और ये वाला जो भाग है POK जिसे कहा जाता है उस पर कब्जा कर लेता है, तो इसे POK कहा जा रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जा रहा है। ठीक है, अब है ना, जब हम बात करते हैं ऊपर अफगानिस्तान आता है, तो अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो POK से लगती है। यहाँ पर POK है, ये पूरा भाग है, और अफगानिस्तान की बाउंड्री यहाँ पे लगती है। ये जो अफगानिस्तान है, ठीक है, ये मेरी पेन पे ध्यान दो, ये वाला भाग है, यहाँ पे बाउंड्री लग रही है। अगर डायरेक्ट भारत से अफगानिस्तान की बाउंड्री लग रही होती तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि हमें है ना अफगानिस्तान से होते हुए यहाँ पे यूरोपियन जो कंट्रीज़ है, ऊपर जो हमारे रसिया वगैरह के पास पास में कजाकिस्तान वगैरह है, उनके साथ में जब हमें व्यापार करना होता है तब हम कहाँ से जाते हैं, तो ये भारत है, यहाँ से होते हुए हम ईरान जाते हैं, ईरान से होते हुए अफगानिस्तान से होते हुए इन देशों में जाते हैं। अगर डायरेक्ट हमारा अफगानिस्तान के साथ में एक्सेस होता, POK अगर हमारे पास में होता, तो हम अफगानिस्तान से होते हुए व्यापार कर सकते थे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता था। परंतु क्या है, अभी तो हमारे पास में अफगानिस्तान है नहीं, POK हमारे पास में है नहीं, तो हमारा जो डायरेक्ट बॉर्डर है वो डायरेक्ट बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं लगता, बीच में है वो POK आता है। तो कोई अगर आपको पूछे कि क्या अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो डायरेक्ट भारत से लगता है,
तो डायरेक्ट बॉर्डर भारत से नहीं लगता है, क्योंकि बीच में पीओके आ जाता है। ठीक है, हालांकि पीओके वो हमारा हिस्सा है, भविष्य में हम पीओके पे जरूर कब्जा करेंगे, कब्जा नहीं हम वापस लेंगे, कब्जा तो उन्होंने लोगों ने कर रखा है, हम जरूर हमारा जो पीओके है उनके पास में है, पाकिस्तान के पास में। भविष्य में पीओके को हम वापस लेंगे, हमारा डायरेक्ट एक्सेस अफगानिस्तान के साथ में होगा और जिंदाबाद के नारे लगेंगे। ओके जी, ये स्टोरी समझ में आ गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर की बाउंड्री है। ठीक है, जो कि पीओके में है। अब पीओके देखा कि नहीं यार वहाँ पे तो ये पाकिस्तान के पास में है, हमें मज़ा नहीं आ रहा, तो हम गए चाइना की ओर। यहाँ से हमने चाइना की ओर देखा, तो यहाँ से चाइना स्टार्ट हो जाता है और चलता कहाँ पर, चाइना यहाँ तक चलता है, अरुणाचल प्रदेश तक चलता है, तो ये पूरा चाइना का है। फिर बीच में हमें आते, यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है नेपाल, जिसका नाम क्या है, नेपाल। नेपाल के साथ में भी हमारी बाउंड्री लगती है। अब जब हम नेपाल के बारे में बात करें, तो नेपाल के साथ में कितनी बाउंड्री लग रही थी, हमने देखा था 1751 किलोमीटर की बाउंड्री है वो नेपाल के साथ में लगती है। नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। नेपाल एक बफर स्टेट है, नेपाल एक बफर स्टेट है। एनसीईआरटी में नहीं लिखा बफर स्टेट क्या होता है। बफर स्टेट का मतलब मैं आपको समझाऊं, जब दो देश हो, ये एक देश है ए, मैं आपको सही से मैप बना के दिखाता हूँ, वेट, माना कि ये ए नाम का एक देश है, काफ़ी बड़ा पावरफुल देश है, ये बी नाम का पावरफुल देश है। अब ये इन दोनों के देश है, ये भी पावरफुल है, ये भी पावरफुल है, दोनों वर्चस्व के लिए लड़ रहा है। अब इनके बीच में भी एक छोटा सा देश है, इनके बीच में एक छोटा सा देश है जो इन दोनों की बाउंड्री मिलने नहीं दे रही, बॉर्डर को मिलने नहीं दे रहा है। तो ये बीच का जो रीजन है, बीच का जो देश है, इसे बफर स्टेट कहा जाएगा, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच में एक डिवाइडर बनना, एक बफर का काम कर रहा है, तो इसे कहा जाता है बफर स्टेट। नेपाल है वो भारत और चाइना के बीच में बफर स्टेट का काम करता है। अगर तिब्बत है वो भी अलग से एक देश होता, तो वो भी आज एक बफर स्टेट का काम करता, बट तिब्बत है वो चाइना का पार्ट है। ठीक है, तिब्बत की एक अलग स्टोरी है, तिब्बत है वो अलग पहले देश हुआ करता था, फिर चाइना भी अलग था, मेनलैंड चाइना तिब्बत को ही कहा जाता है। फिर चाइना ने जो तिब्बत पे अटैक किया था और तिब्बत के जो लोग थे, ठीक है, कुछ भारत भाग के आगे, कुछ चले गए हैं, ठीक है, तो तिब्बत को अब चाइना ने वापस ऑक्यूपाई कर लिया, तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है। तिब्बत वाले लोग कहते हैं कि हम अलग है, ऐसी बात चलती रहती है, और भारत वाले लोग हैं वो सपोर्ट भी करते हैं तिब्बत को। ठीक है, तो तिब्बत भी अलग, अगर कोई अलग देश होता तो ये बफर स्टेट का काम करता, जो कि हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता, बट तिब्बत है वो चाइना के पास में है, तो तिब्बत है अब वो एक बफर स्टेट नहीं है। बफर स्टेट अभी कौन सा है, नेपाल है वो बफर स्टेट है। यहाँ पे रहा भूटान, क्या भूटान एक बफर स्टेट है? हाँ, भूटान भी एक बफर स्टेट है, क्योंकि भूटान भी है, वो भी भूमिका किसके निभाता है, बफर की भूमिका निभाता है। बीच में जूम करना है, बीच में एक डिवाइडर करता है कि भाई ऊपर चाइना रह जाएगा, बीच में नीचे भारत रह जाएगा, और बीच वाली भूमिका निभाता है। तो नेपाल भी बफर स्टेट है और भूटान भी बफर स्टेट है। भूटान और भारत के बीच में कितनी सीमा लगती है, 699 किलोमीटर, 700 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। तो यहाँ पे भूटान हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे म्यांमार और भारत के बीच में कितनी बाउंड्री लगती है, तो भारत और म्यांमार के बीच में बाउंड्री जो लगती है वो कितनी लगती है, 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर की भारत और म्यांमार के बीच की सीमा है। फिर नीचे आता बांग्लादेश, जो कि सर्वाधिक सीमा है, कितनी है, 4000 किलोमीटर प्लस है। तो सर्वाधिक सीमा है जो बांग्लादेश के साथ में लगती है, 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है, वो भारत और बांग्लादेश के बीच में लगती है। श्रीलंका के साथ में भी भारत की सीमा लगती है, जो कि जलीय सीमा लगती है। यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे ऊपर भारत है, जल की सीमा है, ठीक है, मरीन बाउंड्री लगती है। सेम है, यहाँ पे मालदीव है, तो मालदीव के साथ में भी भारत की जलीय सीमा लगती है। तो ये भारत के कुछ पड़ोसी देश है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इतनी जानकारी आपके पास में है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले थे। ठीक है, सिंपल सा मैप था, हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं मानक समय की। तो देखो, जब ये मानक समय वाला हमने चैप्टर देखा था, तब हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी। देखो, हमने यहाँ पे बात की थी, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर वाला नॉर्थ होगा, इसके नीचे वाला साउथ होगा। फिर हमने बात की थी, ये 1 लाइन खींची हुई है, ये क्या है, ये ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, इसके ईस्ट वाला, इधर वाला जो वेस्ट साइड होगी पश्चिम दिशा होगी, इस साइड वाली पूर्व दिशा होगी। ठीक है, ईस्टर्न साइड होगी। भारत किधर आता है, भारत पूर्व में आता है, यहाँ पर ये भारत बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये भारत बना हुआ है, तो ये भारत पूर्व में आता है। ठीक है जी, अब भारत यहाँ से कितना आता है, ये देखो बाउंड्री, ये उत्तर, ये तो क्या होगी, ये एक अक्षांश रेखा है,
तो इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, और ये है देशांतर रेखा है इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में। तो एक देशांतर रेखा कौन सी है, यहाँ पे देखो, ये देखो एक देशांतर रेखा कहाँ पर, ये देखो यहाँ पर है ना, ये एक देशांतर रेखा है, ठीक है। ये कौन सी देशांतर रेखा है, ये 68.71 ईस्ट, 68.71 डिग्री ईस्ट। और यहाँ पर ये कौन सी रेखा है, तो ये 97.25 डिग्री ईस्ट। अब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ये मान लो 30 का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 29-30 का डिफरेंस है। 68 97 तो 29-30 का डिफरेंस है, यानी कि 15 डिग्री तय करने में कितना टाइम लगता है। जब हमने बात की थी कि भाई पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो हमने देखा था कितने दिन लगते हैं, वो भी हमने बात की थी 365 दिन लगते हैं, ठीक है। और 360 डिग्री का कोण तय करती है, 360 डिग्री का कोण 24 घंटे में तय करती है, मतलब 15 डिग्री है वो 1 घंटे में घूमती है। ये हमने बात की थी, याद आया आपको, फिर से मैं बात बताता हूँ। पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे एक चक्कर कितना पूरा लगते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर को पूरा करने में उसे कितना टाइम लगता है, तो उसे लगता है 24 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। और पूरा कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। जब 360 को 24 से डिवाइड किया कितना आया, 15 डिग्री आया, मतलब 1 घंटे में पृथ्वी है वो 15 डिग्री घूमती है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ की ये है गुजरात, ये गुजरात, ये अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना 68 है, यहाँ पे 97 है, तो ऑलमोस्ट 29-30 डिग्री का इनके बीच में डिफरेंस है, यानी कि 2 घंटे है वो अरुणाचल प्रदेश गुजरात से आगे है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं फिर से समझाता हूँ, आप देखो कंफ्यूज हो जाओगे छोटी छोटी बातों में, कंफ्यूज मत होना। ये गुजरात है, ठीक है, और ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर ये पूर्व से आ रहे हैं, ये है 0 डिग्री रेखा, यहाँ से हम होते हुए आ रहे हैं, तो 1 डिग्री रेखा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे ऐसे आते आते यहाँ पे ये कितने डिग्री आती है, ये आती है 68 डिग्री, ठीक है। 68 डिग्री ये देशांतर रेखा है, ये 68 डिग्री देशांतर रेखा है। यहाँ पे आगे ये कौन सी है, ये 97 डिग्री देशांतर रेखा है, ये कौन सी 97 डिग्री देशांतर रेखा है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 68 के बाद में 69, 70, 71, 72, ऐसे करते करते आप जाओगे ना, तो 68 और 97 के बीच में 30, ऐसे मतलब 29 होता है, 28 मान लो, जितना भी है, ठीक है, बट अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 30 डिग्री का डिफरेंस है। यानी कि हमने देखा था कि पृथ्वी है वो अपना पूरा चक्कर है वो 24 घंटे में निकालती है, और 24 घंटे वो 360 डिग्री चलती है, यानी कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है। तो यहाँ पे मान लो 30 डिग्री डिफरेंस है, तो 1 घंटे में कितना गई 15 डिग्री, और 2 घंटे में कितना गई 30 डिग्री। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में समय का जो अंतर है वो कितने डिग्री का है, पूरा 2 घंटे का है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में समय का जो अंतर कितना है, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे ये गुजरात है, और यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है। इन दोनों के बीच में 2 घंटे का समय का अंतर है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो समय है वो गुजरात से 2 घंटे आगे है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य आएगा, गुजरात में 2 घंटे बाद में सूरज आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश वाले बोलेंगे 6 बजे हैं, मतलब हमारे यहाँ पे तो सूरज उगा ही होगा, सूर्य उदय हो गया है, सूर्य उदय हो गया 6 बजे, तो गुजरात में उस टाइम में सूर्य क्या होगा, सूर्य नहीं उगा होगा, 2 घंटे बाद में, यानी कि 8 बजे सूर्य उगेगा। इसका मतलब ये है कि गुजरात है वो 2 घंटे का टाइम पीछे है। अब अगर हमें कोई ट्रेन चलानी है या फिर कोई भी किसी व्यक्ति को गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाना है, तो अरुणाचल प्रदेश ने कॉल किया कि भाई तू है ना सुबह 6 बजे तैयार रहना, कि भाई मेरे को तेरे पे मिलना अर्जेंट काम है। अब वो अरुणाचल प्रदेश कॉल किया, अब अरुणाचल प्रदेश वाला है वो 6 बजे उठ जाएगा, ठीक है, 6 बजे उठ जाएगा। अब ये 6 बजे उठेगा ना, ये करेगा कॉल इसको कि भाई 6 बज गए हैं, मैं उठ गया हूँ। ये बोलेगा नहीं यार 4 ही तो बजे, तू 6 बजे क्यों उठा, अभी तो 4 क्यों बज, अभी तो देखो हमारा टाइम फिक्स है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात का दोनों का टाइम फिक्स है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वहाँ पे 6 बजे हमारा 4 बजे है, ठीक है, इसलिए हम मैच कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारा टाइम फिक्स नहीं होता तो हम 2 घंटे पीछे होते, तो गुजरात वाला क्या बोलता, नहीं यार 4 बजे 2 घंटे पहले क्यों उठ गया, तू पागल है क्या, अभी तो 4 ही बजे, 6 कहाँ बजे। तो ये बोलेगा नहीं यार 6 बज गए हैं, 4 कहाँ बजे है, सूर्य उगे होगा। ये बोला नहीं यार कहाँ सूर्य उदय हुआ, अभी तो अंधेरा है यार, तू पागल वागल हो गया है। ये बोलेगा नहीं तू पागल बना रहा है, अब ये 6 बजे उठेगा, तब तक यहाँ पे 8 बज जाएंगे, फिर ये इसको कॉल करेगा, अब 6 बज गए, अब तू काम करते। ये बोलेगा नहीं नहीं अब तो 8 बज गए, मैं तो मेरा काम करके बैठ गया हूँ। तो ये तो दिक्कत आ रही है ना। अरुणाचल प्रदेश वाले वो पहले बोलेंगे कि नहीं हमने काम कर लिए, गुजरात वाले क्या बोलेंगे कि यार तुम तो पहले ही काम कर लिए, तुमने धोखा कर लिया। तो ये सारी दिक्कत आती है।
अब ये सारी जो दिक्कत आ रही थी, तब भारत में क्या किया गया, ये सारी दिक्कत आ रही थी तब भारत में क्या किया, तो भारत में किया गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाया गया। क्या लाया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST लेके आ गए। अब IST क्या होता है, देखो हमने अभी आपको बताया, मैंने अभी बात की कि अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ये गुजरात है और यहाँ पे ये है अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में 2 आवर का डिफरेंस था। अब हमने क्या किया, ये बीच में एक लाइन कर देते हैं, यहाँ पे 1 घंटा, 1 घंटा यहाँ, इसको मान लेते हैं मानक समय, यानी कि यहाँ 6 बजे है तो यहाँ पे भी 6 बजेंगे, यहाँ पे भी 6 बजेंगे, बीच वाली रेखा को मान लेते हैं। तो बीच वाली रेखा को मान लिया, तब जब गुजराती उठा उसने इसको कॉल किया कि भाई 6 बज गए, तब यहाँ पे तो 8 बजे होंगे, अंधेरा होगा, थोड़ा धूप ज़्यादा होगी, बट टाइम फिक्स है, सूरज तो यहाँ पे आगे निकल चुका होगा, बट टाइम का हम सूरज को कंसीडर नहीं कर रहे, हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। जब टाइम के बारे में बात करते हैं तो हाँ देखो, फिर से मैं कह रहा हूँ, सूरज यहाँ पे, ये यहाँ पे 12 बजे हैं, जो हमारी मानक समय है, जो हमने स्टैंडर्ड टाइम माना है ना, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम माना है, यहाँ पे जब 12 बजे होंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज है वो 1 बजे की स्थिति दिखा रहा होगा, ठीक है, सूरज यहाँ पे थोड़ा आगे चला गया होगा, और गुजरात में क्या होगा, तब 11 बजे की स्थिति होगी, जितनी 11 बजे धूप होती वैसी सिचुएशन होगी। पर मानक समय क्या जो माना जाएगा, तो यहाँ पे भी 12 बजे माने जाएंगे और यहाँ पे भी 12 बजे माना जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि हम सूरज की स्थिति को कंसीडर नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अभी राजस्थान में बैठा हूँ और मैं राजस्थान में अभी बैठे बैठे बात कर रहा हूँ कि अभी मेरे सिर के ऊपर धूप है, ठीक है, इसका मतलब 12 बजे है, मेरे सिर के ऊपर सूर्य है। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या स्थिति होगी, अरुणाचल प्रदेश में सिर के ऊपर नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश में हम थोड़ा है शाम की ओर सूरज आया होगा, ठीक है, अब शाम ढलने को आई होगी। तो इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहला आ चुका, तो अब सूर्य की स्थिति को कंसीडर नहीं कर रहे, हम टाइम को कंसीडर कर रहे हैं। ये टाइम में जो दिक्कत आ रही थी, इसके लिए ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाया गया था। आपको फिर से कन्फ्यूजन हो रही होगी ना, कन्फ्यूजन मत हो, देखो मैं एक बार फिर से मैप में ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मान लो, ये हमारा मानक समय है, 82 डिग्री पे मानक समय है। अब यहाँ पे अगर 12 बजे हैं तो यहाँ पे भी 12 बजे हमने मान लिए, यहाँ भी 12 बजे मान लिए, एक ही टाइम है। चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो वो भी कंसीडर होगा, गुजरात में जाओगे तो भी, अलग अलग देशों में ये अलग अलग स्थिति क्या होती है। जैसे रसिया में एक टाइम जोन नहीं है, वहाँ पर 11 टाइम जोन है, चाइना में भी अलग अलग टाइम जोन है, US की बात करते हैं, अमेरिका की, तो वहाँ पे भी अलग अलग टाइम जोन है। बट भारत ने क्या किया कि हमारे यार देखो 3 टाइम जोन नहीं कर सकते, गुजरात का अलग करे, बीच का अलग करे, अरुणाचल प्रदेश का अलग करे, इतनी सारी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, हमें है बीच में ही टाइम रेखा बना लेते हैं, यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, इसको ही हम मानक रेखा बना लेते हैं, तो यही है वो बीच में मानी जाएगी। अब अगर इस पे 12 बजे हैं तो गुजरात में भी 12 बजे होंगे और अरुणाचल प्रदेश में ही 12 बजे होंगे, ये सेम है, वो बीच वाले टाइम को माना जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई, चीज़ें क्या समझ में आई है कि देखो टाइम में दिक्कत आ रही थी, अब है ना, आप गुजरात में बैठे हो तो वहाँ पे टाइम अलग दिखा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में बैठे हो अलग टाइम दिखा रहा है, आसाम में अलग है, राजस्थान में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, यूपी में अलग है, ये सारी दिक्कतें चल रही थी। अब इस दिक्कत को कैसे सॉल्व किया जाए, ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉल्व क्या करें, तो इसके लिए जो भारत वाले लोग बैठे उन्होंने बोला कि भाई अलग अलग टाइम जोन आ रहा है, तो इतना भी बड़ा देश नहीं है कि हम 10-15 एक टाइम जोन बना ली, हम है ना एक टाइम जोन बना के मैनेज कर सकते हैं। तो क्या किया गया, यूपी से होते हुए, ये जो टाइम जोन की रेखा जा रही है यूपी से होती है, ये 5 राज्यों से होके जाती है। कौन कौन से राज्यों से जाती है, यूपी, ठीक है, यूपी के कहाँ से जाती है, मिर्जापुर से होते हुए। ये राज्यों के नाम याद रखना कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन की रेखा है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम जोन है वो कौन कौन से राज्यों से होके जाती है। तो यहाँ पे आ गई यूपी, यूपी में कहाँ से, मिर्जापुर से। उसके नीचे कौन कौन सा आ गया, उसके नीचे आ गया MP, यहाँ पर MP आ गया, उसके नीचे यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ गया, यहाँ पे कौन सा, उड़ीसा आ गया, और लास्ट में यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन की जो रेखा है, जो लाइन है, ऐसा पूछा जा सकता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन कौन कौन सी राज्यों से होकर जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर 82.5 डिग्री ईस्ट, देखो 82.82 डिग्री रेखा, अब इसकी 82.5 डिग्री क्या है, ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। यहाँ पे 0 डिग्री, तो 1 2 2 3 4 ऐसे आते आते यहाँ पे आते हो जाती है 82.5 डिग्री। तो अगर आपको कोई पूछे 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट जो देशांतर रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, पहला पॉइंट। 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा है वो भारत के लिए क्या मानी जाती है, दूसरा पॉइंट।
तो 82.5 डिग्री ईस्ट जो रेखा है, जो देशांतर रेखा है, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन की रेखा है। वो कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है? वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से होते हुए जाती है। कोई इंपॉर्टेंट सिटी आती है, उसका नाम भी याद रखना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है, वो कितने भागों में है, गुजरात है वो अरुणाचल प्रदेश से किस प्रकार से पीछे है, ये सिंपल में अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया। बात करें ना, तो हमने देखा था कि हम है ना इंग्लैंड में जहाँ से ग्रीनविच रेखा हो जाती है, वो लंदन से होती हुई जाती है। तो लंदन में जहाँ से गुजरती है, वहाँ से भारत का जो है ना वो 5 घंटे आगे टाइम है, क्योंकि भारत कितने पे है? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है? 82.5 डिग्री है। ठीक है, 82.5 डिग्री है। और 0 डिग्री कहाँ है? लंदन में है। तो 82.5 डिग्री और लंदन के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं। लंदन में कितनी है? 0 डिग्री है। और भारत में कितनी है? भारत में 82.5 डिग्री है। तो हमने देखा था कि 1 घंटे में कितने डिग्री तय करता है? तो ये 15 डिग्री तय करते हैं। अब 1 घंटे में कर ली 15 डिग्री तय, जैसे कि ये 0 डिग्री लिखा है, ये 82.5 डिग्री है, ये भारत की है। ठीक है, IST इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री है? तो हम बात करते हैं 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटा लग गया। यहाँ पे 30 डिग्री यानी कि 2 घंटे। यहाँ पे 45 डिग्री यानी कि 3 घंटे। यहाँ पे फिर 45 और 15 कितने हो गए? 60 डिग्री। तो ये कितने? 4 घंटे हो गए। 60 और 15 कितने हो गए? 75 डिग्री, यानी 5 घंटे। अब ये 5 घंटे कितने में लगे? 75 डिग्री तक। अब कितने बचे हैं? 75 और 5 80 और ये 7 डिग्री बची है, 7.5 डिग्री बची है। ठीक है, अब हमने देखा था कि 15 डिग्री को तय करने में कितना टाइम लगता है? तो 15 डिग्री को तय करने में हमने देखा था 1 घंटा लगता है। अब 1 घंटे मिनट कितनी होती है? 60 मिनट होती है। 1 घंटे मिनट कितनी होती है? 60 मिनट होती है। 60 को जब हम 15 से डिवाइड करते हैं कितना आता है? 4, यानी कि 4 मिनट में है वो 1 डिग्री तय कर रही है। तो यहाँ पे कितनी मिनट बची है? यहाँ पे 7 डिग्री बची है। ठीक है, 7। तो 7 को 4 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 28, और 5 से गुणा कर दो तो ये 30। तो 5.5 घंटे है वो हम इंग्लैंड के टाइम से आके। ये मैंने कैसे निकाला फिर से बताता हूँ, फिर से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे कौन सी है? 0 डिग्री। यहाँ पे कौन सी है? 82.5 डिग्री है। यहाँ पे कौन सी? 82.5 डिग्री है। अब यहाँ से हम कितने आगे हैं? तो 1 घंटे में पृथ्वी है वो 15 डिग्री का कोण तय कर रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो 1 घंटे में वो 15 डिग्री का कोण घूम लेती है। 1 डिग्री में कितना घूमी? 1 घंटे में कितना घूमी? जैसे कि एक गाड़ी है, वो है ना 360 किलोमीटर चलती है। ठीक है, एक गाड़ी है वो 360 किलोमीटर चलती है। अब वो 360 डिग्री चलती है, तो वो कितने? फिर से बता रहा हूँ, एक गाड़ी है वो 24 घंटे में 360 किलोमीटर चलती है। एक कोई गाड़ी है वो 24 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अब वो 24 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसका मतलब वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी? तो 360 में हमने 24 का भाग दे दिया। जब 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 15 आ जाएगा ना, 15 आ गया। तो हम कहते हैं कि ये जो गाड़ी है वो 24 घंटे में 360 किलोमीटर जा रही थी, यानी कि वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर जा रही है। 1 घंटे में 15 किलोमीटर जा रही है। अब 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर जा रही थी, 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट होती है। और ये 15 को डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ गया? 15 का भाग दिया 60 में, कितने बार गया? 4 बार गया, तो 4 मिनट आ गया। यहाँ पे क्या है? 4 मिनट आ गया। तो ये हम बात करते हैं, ये जो गाड़ी है ये 4 मिनट में 1 डिग्री जाती है। 4 मिनट में 1 डिग्री को 1 किलोमीटर मान लो, तो ये गाड़ी है वो 4 मिनट में 1 किलोमीटर तय करती है। अब पृथ्वी पे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, इसी मैन पे। तो ये 0 डिग्री पे गाड़ी खड़ी थी, यानी कि 0 किलोमीटर पे खड़ी थी, और यहाँ पे कितने किलोमीटर है? 82 किलोमीटर है, 82.5 किलोमीटर है। तो हमने देखा था कि भाई एक गाड़ी को, ये जो गाड़ी है ये कितने की स्पीड से चलती है? ये चलती है 15 की स्पीड से, यानी कि 1 घंटे में ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करती गाड़ी। तो चलती चलती यहाँ पर आई, यहाँ पर आते हुए इसको 1 घंटा हो गया, यानी कि इसने 15 किलोमीटर की चल ली है। फिर आगे आई तो यहाँ पे 2 घंटे हो गई और 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। आगे आई 3 घंटे हो गई, 45 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। 4 घंटे आगे आई, 4 घंटे हुई, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। यहाँ पे आई 5 घंटे हो गई तो 75 किलोमीटर की दूरी तय की। अब इसने 75 किलोमीटर की तो दूरी तय कर ली है। अब बाकी कितनी रही है? बाकी रही है 7.5 किलोमीटर की दूरी बाकी रही है। अब इस 7.5 किलोमीटर की दूरी में कितना टाइम लगेगा? तो हमने बात किया था जो 7.5 किलोमीटर है
यानी कि 1 मिनट में ये 4 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 4 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 8 में कितनी गिरेगी? 2 किलोमीटर। 8 में 2 तो 16 में कितनी किलो करेगी? 4 किलोमीटर। 16 में 4 किलोमीटर करेगी तो पीछे कितने रहे? 3। तो वैसे ही गुणा करते जाओ, या फिर ऐसे ही कर दो डायरेक्ट 4 को 7 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 28 आ गया सीधा सीधा। 4 कहाँ से आया? 4 कहाँ से आया? 4 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती। और ये 7 कहाँ से आया? ये 7 आया है क्योंकि यहाँ पे 82 और 75 तो दूरी तय कर ली है। पीछे भी कितने बचे? 82 में से 75 गए, पीछे कितने बचे? 7। तो ये 7 वो है, ठीक है। 4 और 7 को गुणा किया तो ये 28। तो 5 घंटे 28 मिनट है। और ऊपर ये भी तो बचा है ना, तो 2 मिनट और ऐड कर दो तो 5 घंटे 30 मिनट। यानी कि भारत का जो समय है वो इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे है। याद रहेगा? समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या मैंने बात की समझ में आ गया ना आसानी से? तो भारत का समय है वो इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे है। अब इससे आसानी से तो समझाया नहीं जा सकता, ये लास्ट स्टेज थी समझाने की। अब तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके जी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान था, ज़्यादा कोई थी नहीं यार, बिल्कुल बेसिक थी। मैं ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो अब ने यहाँ तो समझ लिया है। अब हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ों का मतलब भारत के भौतिक मैप के बारे में बात करेंगे। भारत का जो भौतिक मतलब फिजिकल जो मैप है उसके बारे में बात करेंगे। फिजिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो भारत के फिजिकल फीचर के बारे में बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें आती, क्या क्या आती है? सबसे पहले आता है उत्तर में। उत्तर में क्या है? हिमालय। हम अभी मैप में भी देखेंगे, ठीक है। उत्तर में भारत के हिमालय आता है। फिर बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में थार का रेगिस्तान है। थार का रेगिस्तान है। उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में थार का रेगिस्तान है। और ये उत्तर में जो हिमालय है इसके नीचे ही जस्ट गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में थार का मरुस्थल है। इसके नीचे जस्ट ब्रह्मपुत्र और गंगा का मैदान है। अभी मैं पूरा मैप से बता दूंगा कि गंगा का मैदान कहाँ है, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ है, ठीक है। इसके नीचे आते हैं, इसके नीचे तो पठार है। कौन सा? दक्कन का पठार है, जो दक्षिण भारत में पठार है उसके बारे में बात की जाती है। फिर कोस्टल प्लान आते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैप में, तो भारत के बारे में जब आप जानना चाहोगे कि भारत का हमने जो राजनीतिक मैप है वो तो देख लिया है कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, राज्य कौन कौन से, उसके बारे में बात की है। बट अभी यहाँ पे आप देखो, मैं एक बार जूम कर लेता हूँ। ये देखो आप, ये भारत का भौतिक मैप है। अब इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे बात करते हैं, जब आप उत्तर में जाओगे ना, जब भारत के आप उत्तर में जाके देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखता है आपको? यहाँ पे दिखता है हिमालय दिखता है। भारत के उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर में हिमालय है, ठीक है। हिमालय अलग अलग इसकी ऊंचाई होती है। ये कैसे बनती है ऊंचाई? जस्ट अभी हम बात करने वाले, थोड़ी देर बाद में जब हम बात करेंगे तब हम हिमालय की ऊंचाई के बारे में बात करेंगे। हिमालय की ऊंचाई आगे कम है, पीछे कम है, किस साइड में कौन सा हिमालय, उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन अभी आप समझो कि भारत के उत्तर में हिमालय बना हुआ, बहुत बड़ा एक पर्वत बना हुआ हिमालय है। उसके जस्ट आप नीचे आओगे, यहाँ पे ये मैदान है। अब ये मैदान कैसे बनता है उसके बारे में जस्ट आगे बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ से एक नदी निकलती है गंगा, यहाँ से उसकी सहायक नदी है यमुना, यहाँ से एक रिवर आती है ब्रह्मपुत्र। दूसरी पेन ले लेता हूँ और एक इसको क्लीन भी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे मैप में। हाँ, ये ऊपर वाला हिमालय हो गया। यहाँ से एक रिवर आ रही है, रिवर का नाम क्या है? रिवर का नाम है गंगा। ये जो रिवर आ रही गंगा, इसकी सहायक रिवर है यहाँ पे यमुना। यहाँ से ऊपर से आ रही है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र यहाँ जा रही है, ठीक है। ये गंगा जा रही है। तो यहाँ पे एक पूरा मैदान बन गया है। मैदान मतलब क्या? एक पूरा समतल भूभाग बन गया है, समतल, ठीक है। हमने मैदान कैसे बनता है वो भी बात की थी पिछले चैप्टर में कि मैदान किस प्रकार से बनते हैं, वो सारी बात की थी। तो यहाँ पे ये मैदान बन गया है। और ये क्या है? गंगा यमुना का मैदान है। ये वाला गंगा यमुना का है, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और ये जो मैदान है ना, ये जो सिंधु की सहायक नदियाँ है, इंडस की जो सहायक नदियाँ है, सतलज वगैरह है, तो ये उनका मैदान है, ठीक है। तो यहाँ से इंडस रिवर आती है, पाकिस्तान में चली जाती है। ये सतलज वगैरह आती है, ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो इस प्रकार से ये मैदानी भाग है। फिर इधर आप देखते हो तो यहाँ पे थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल यानी कि वहाँ पे दोहरे वगैरह है। तो मरुस्थल के बारे में तो आप समझते होंगे। तो ये भारत के पश्चिम में थार का मरुस्थल पड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़, कहाँ पर क्या चीज़ें है। बाकी आज बाद में और सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है।
तो ये थार का मरुस्थल है। यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला है बीच में। ओके, यहाँ पे ये गुजरात आता है, तो ये गुजरात के कुछ पर्वत वगैरह आ गया बीच में यहाँ पे। फिर ये जो भाग है ना, इसे कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, ये भारत के पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। यहाँ पे बीच में दक्कन का पठार बना हुआ है। ये जो बीच वाला भाग है ये दक्कन का पठार है। मैं फिर से एक बार क्लीन कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये वेस्टर्न जो घाट है ना, पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट के जो आगे वाले भाग है वो पश्चिमी तट है। ये पश्चिम वाला भाग है, वेस्ट वाला भाग है, ये ईस्ट वाला भाग है। तो इधर वाले जो पश्चिम है, तो ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न में तो पश्चिम में घाट बने हुए बड़े बड़े ना, ऐसे पर्वत बने हुए, उन्हें घाट कहा जाता है। तो ये वेस्टर्न घाट है, ये पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट है, और इनके आगे जो ये मैदान बना हुआ है, तो ये पूर्वी मैदान है या पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट के यहाँ पे जो पश्चिमी तट है तो उधर ही तो पश्चिमी घाट आएगा, पूर्वी तट है उधर पूर्वी घाट आएगा, ठीक है। ये बीच में बना हुआ है एक पठारी भाग बना हुआ। पठारी मतलब हमने देखा पठार किस प्रकार से बना, तो ऊंचा भाग बना हुआ है, तो ये पठारी भाग है, ठीक है। पठार इसमें अलग अलग, जैसे कि विंध्याचल पहाड़ी आ जाती है, सतपुड़ा आ जाती है, फिर दक्कन का पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार आता है। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पठार बने हुए हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पर नीलगिरी क्या है, जब तमिलनाडु की बात करते हैं, केरल की बात करते हैं, तो इनकी बाउंड्री पर एक पहाड़ बना हुआ है, चट्टान बनी हुई, लंबी पर्वत श्रृंखला बनी हुई है, जिसे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है जी। ये भारत के कुछ फिजिकल फीचर्स है, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। डिटेल में अभी आगे बात कर ही रहे हैं, तो जब एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो वो सारी भी बात करने वाले हैं, लेकिन अभी इतना समझ लो कि ये भारत के फिजिकल फीचर्स है, ठीक है। इतना आइडिया आपको हो गया है इसके बारे में। तो ये फिजिकल फीचर तो हमने देख लिया। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि हिमालय कैसे बने हैं, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे है, किस किस प्रकार की हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये मैप एक बार आते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं, फिर आगे और बातें करेंगे। तो ये रहा हमारा, इसको ध्यान से देखो एक बार। अब हम हिमालय को समझेंगे। मैं आपको है ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, बट यहाँ पे एक बार आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, फिर आप मत कहना कि भाई एक्स्ट्रा क्यों चीज़ें पढ़ा रहे हो, ठीक है। ये हमारा भारत था, ये कहाँ पर था, ये बहुत दूर था, ये यहाँ पे यूरोप है, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे भारत है, बहुत अफ्रीका के आसपास में वहाँ पे भारत है। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे प्लेटें हैं, ये पृथ्वी है, इसके नीचे ये प्लेट होती है, तो ये क्या मूवमेंट करती रहती, चलती रहती है। तो भारत की जो प्लेट थी धीरे धीरे से इधर 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 चलना स्टार्ट हो गई, चलते 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 कहाँ आई, यूरोप के पास में। यहाँ पे यूरोप ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है। हम बात करें पेंजिया था, पेंजिया, पैंथालासा, उस टाइम की बात करें, बहुत करोड़ों साल पहले की बात करते हैं। तो इस बीच में एक महासागर था, यहाँ पे एक महाद्वीप था, ये इधर चलता 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 कहाँ आया, यहाँ पे एशिया का। मानो कि आप क्या है, एक यहाँ पे एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, ठीक है। अब इस गाड़ी का नाम क्या देते हैं, इस गाड़ी का नाम देते हैं हम भारत, भारत नाम की गाड़ी है। यहाँ पे एक ऑलरेडी गाड़ी पड़ी है, ये गाड़ी क्या है, ये यूरोप के नाम की गाड़ी है। अब ये गाड़ी चलती 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 धीरे 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 आ रही है, इस तरफ आ रही है, यहाँ पे आती है ना। तो यहाँ पे बीच में क्या लावा फूट रहा था, लावा मतलब देखो आपने देखा था कि लावा पर्वत किस प्रकार से बन रहे हैं, तो यहाँ पे लावा बन रहे थे। जब ये भाग यहाँ पे आया, तो ये भारत का भाग यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे क्या लावा के कारण कुछ जगह का निर्माण हो गया, लावा के कारण पर्वत बनते हैं। तो सेम इसी प्रकार से भारत का जो ये वाला भाग है ना, इसका निर्माण हो गया। पहले भारत पूरा नहीं था, पहले भारत खाली आधा था, यहाँ पे आया तो यहाँ पे लावा फूट रहा था, तो ये वाला भाग नीचे वाला जो है दक्षिण भारत का भाग, जहाँ पे पठार बने हुए, अब इनका निर्माण हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते 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 और आगे बढ़ा, यहाँ पे जब गाड़ी आगे बढ़ी, देखो यहाँ तक आई, तो गाड़ी में कुछ चीज़ें चढ़ा दी गई, चीज़ें चढ़ाई तो ये वाला भाग बन गया, भारत का दक्षिण वाला भाग बन गया। फिर गाड़ी कहाँ ये इससे टकराई, जो यूरोप वाला भाग था उससे जाके टकराई, यूरोप यहाँ पे ऊपर ही था। इस यूरोप जो था ना, इसका नाम था यूरेशिया, यूरेशिया इस प्लेट का नाम था। अब भारत वाली जो प्लेट है, इस प्लेट से टकराई, फिर से ये भारत वाली प्लेट है, ठीक है, ये आगे आ रही है, यहाँ पे आई तो इसमें कुछ और चीज़ें ऐड हो गई। अब कौन सी है, वो दक्षिण भारत की, जो दक्षिण भारत वाला जो भाग है ना, वो इसमें ऐड हो गया। फिर ऊपर जा रही है, ऊपर कौन सा है, यूरेशिया वाला भाग है। अभी यहाँ से आके इससे टकराई। जब मैंने बात की थी पहले, एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट से टकराती है, एक प्लेट नीचे दब जाती है, दूसरी प्लेट ऊपर उठ जाती है, ये चीज़ मैंने बताई थी। तो जैसे भारत वाली प्लेट किससे टकराई, यूरेशिया की प्लेट से टकराई, तो यूरेशिया वाली प्लेट के कुछ भाग है वो नीचे दब गई, और भारत वाली प्लेट है वो ऊपर चढ़ गई। अब ये नीचे ये दबी ना, कुछ भाग तो ऊपर उठेगा,
वलय पर्वत बनेगा। हमने बात की थी हिमालय है वो वलय पर्वत है। वलय पर्वत के बारे में बताया था। तो जो भारत वाली प्लेट है वो इससे टकराई, यूरेशिया वाली प्लेट नीचे दबी, इसके कारण कुछ यहाँ पे चट्टानें उठ गई, कुछ चट्टानें वो ऊपर उठ गई। ये चट्टानें कौन सी थी? ये कौन सी थी? हिमालय पर्वत थे। मतलब क्या कहना चाहता हूँ, एक गाड़ी ऐसे जा रही है, ठीक है, इधर और एक गाड़ी इधर यहाँ पे पड़ी है, ये आके इसे टकराई तो क्या हुआ, कुछ ऐसे ऊपर उठे भाग। ये जो भाग ऊपर उठे इसे कहा जाता है वलय पर्वत, और ये वलय पर्वत इसका नाम दिया गया हिमालय। तो हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ? भारत की जो प्लेट हैं वो कहाँ से आई? वो अफ्रीका, आज के टाइम में अफ्रीका कहाँ है? यहाँ नीचे है। जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो अफ्रीका यहाँ पे नीचे आ जाता है, यहाँ पे अफ्रीका आ जाता है। तो भारत की प्लेट भी यहाँ आती है, यहाँ से ऊपर ऊपर आई, यूरोप की प्लेट से टकराने के बाद में हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। ऊपर हिमालय बन गया, नीचे क्या था? दक्षिण भारत का भाग तो नीचे वैसे ही बन गया था। क्यों? लावा के कारण। बीच में जो खाली जगह थी तो यहाँ से कौन सी? गंगा नदी आने लगी और यमुना नदी आने लगी, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आने लगी। अब यहाँ से ये नदियाँ जब आती थी तो अपने पास साथ में कुछ जो अवसाद वगैरह होती है, मिट्टी वगैरह लेके आती है। अब वो ये मिट्टी वगैरह यहाँ पे जम गई, ये मिट्टी वगैरह यहाँ पे जमी ना, उसके कारण ये गंगा का मैदान बन गया। तो कैसे भारत का फॉर्मेशन हुआ? ये देखो, एक बार मैप दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये मैप है ना यहाँ पे, तो यहाँ से ये पहले भाग ये बन गया, ये दूर था, जब यहाँ पे ये दे भाग बन गया, फिर ऊपर आए टकराया, हिमालय वाला भाग बन गया, फिर यहाँ से नदियाँ निकली, गंगा वाला भाग बन गया, ये गंगा वाला ये भाग बन गया। यहाँ पे जो पानी वगैरह था सूख गया, उससे ये रेगिस्तान बन गया। इस प्रकार से भारत का फॉर्मेशन होगा। यानी कि भारत पूरा एक साथ पूरा नहीं था, पहले बना था कौन सा? दक्कन वाला पठार बना, फिर हिमालय बना, फिर गंगा के मैदान बना। इस प्रकार से ये फॉर्मेशन हुआ। अब इस प्रकार से जब भारत का फॉर्मेशन हो रहा था तो जो भारत वाली प्लेट थी, जो भारत वाली प्लेट थी, तो उसे टकराने की गति भी अलग अलग होगी। जैसे ये गाड़ी को जा रही है, ठीक है, ये गाड़ी जा रही है, अब इससे टकराई है, तो अब यहाँ पे गाड़ी टकराती है, तो जरूरी नहीं कि जहाँ पे इतना, यहाँ पे जितना भार लगेगा, इनका जितना नुकसान होगा, इनका इतना नहीं होगा। जैसे कि कोई गाड़ी है, आप खुद देखते हो, जो गाड़ी किसी से टकराती है ना, तो आगे वालों को ज़्यादा नुकसान होता है, पीछे वालों को कम होता है। अगर वो आगे से टकराती है तो बिल्कुल आगे वाला है उनको ज़्यादा लगेगा, पीछे वालों को कम लगेगा, क्योंकि वो तो पीछे आ गई ना। तो वैसे ही जैसे भारत की प्लेट है वो ये टकराई ना, तो ये आगे वाली जो प्लेट थी, आगे वाला जो भाग था, इसको ज़्यादा नुकसान हुआ। अब ये इनको ज़्यादा नुकसान हुआ, इसका मतलब ये ज़्यादा ऊपर उठ गए। आगे वाली प्लेट, आगे वाला जो भाग था वो फास्ट स्पीड से टकराया, अब वो ज़्यादा स्पीड से टकराया तो वो वाला भाग है वो ज़्यादा ऊपर उठ गया। अब वो ज़्यादा ऊपर उठ गया तो वो ज़्यादा ऊंचाई पे गया, ज़्यादा ऊपर उठ गया तो ज़्यादा ऊंचाई पे गया। अब जो हिमालय का पहला भाग है जो ज़्यादा ऊंचाई तक गया, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। मैं क्या बात बताना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जब भारत की जो भूमि है वो इधर से आ रही थी, यूरेशिया की प्लेट से टकराई, तो टकराने में सबसे पहली जो भूमि टकराई थी तो वो कौन सी थी? पेन मैं दूसरी ले लेता हूँ एक बार को, ये वाली लेता हूँ, आपको है ना और क्लियर समझ में आएगा। इसको थोड़ा वो बड़ी भी कर देता हूँ। जब ये टकराई ना, ये वाला भाग है वो पहले टकराया, ये वाला भाग पहले टकराया, तो ये कौन सा कहलाया? ये कहलाया ट्रांस हिमालय। ये कौन सा? ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ये पहले भाग टकराया, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय कहाँ पर है? फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये वाला भाग है ना, ये ट्रांस हिमालय का है, जिसमें कौन कौन सी आती है? जिसमें काराकोरम आती है, लद्दाख आती है, कैलाश रेंज है, ये किस में आती है? ये ट्रांस हिमालय में आती है। हिमालय के अलग अलग प्रकार में फिर से एक बार अलग पहले प्रकार बता देता हूँ, फिर आपको और समझ में अच्छे से आएगा। तो हिमालय के अलग अलग प्रकार हैं। वापस वही वाले पेन ले लेता हूँ मैं, हमारी वाली, ओके। हिमालय के अलग अलग प्रकार हैं, उसमें सबसे पहला आता है ट्रांस हिमालय, ओके। उसके बाद में आता है ग्रेटर हिमालय, जिसे महान हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया। उसके बीच में कौन सा आता है? उसके बीच में आता है लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, और सबसे लास्ट में आता है शिवालिक। तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। अब ये ट्रांस हिमालय कहाँ है? तो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का सबसे जो उत्तरी भाग है, ऊपर है तिब्बत, यहाँ पे इमेज ही बना देता हूँ, ये भाग है तिब्बत का। हिमालय का जो ये वाला भाग है ना, मैं मैप ही बना देता हूँ, हिमालय का जो ये वाला भाग है ना, इसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय का भाग है। यहाँ पे अलग अलग चोटियाँ जैसे कि काराकोरम है, यहाँ पे ये लद्दाख का भाग है, यहाँ पे कैलाश पर्वत है, जहाँ हम यात्रा पे जाते हैं कैलाश पर्वत। जैसे कि आप है ना कभी तिब्बत जाते हो, कभी चाइना जाते हो, तो चाइना से आते हैं, जैसे हम चाइना गए या तिब्बत गए, चाइना से आते हुए सबसे पहले जब हम हिमालय के जिस भाग में जाते हैं वो कौन सा भाग है? वो ट्रांस हिमालय का भाग है।
कौन सा भाग है? ट्रांस हिमालय, मतलब हिमालय का सबसे जो पहला भाग जो तिब्बत की प्लेट से या चाइना की प्लेट से या यूरोप की प्लेट से जो पहला टकराया था वो ट्रांस हिमालय टकराया था। अब ट्रांस हिमालय है ना, वो ज़्यादा ऊंचा नहीं, समतल भाग है। ट्रांस हिमालय ज़्यादा ऊंचा नहीं, समतल भाग पर बना हुआ है। तो ट्रांस हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय हिमालय के सबसे उत्तरी भाग है। जब चाइना की ओर से आएंगे तो सबसे पहला ही ट्रांस हिमालय आएगा। यहाँ पर ट्रांस हिमालय बना हुआ है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय पहला हो गया। उसके बाद में कौन सा आता है? उसके बाद में आता है ग्रेटर हिमालय। सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद में आता है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय कहाँ है? ग्रेटर हिमालय ये ऊपर वाला हो गया ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के नीचे वाला जो पार्ट है वो हो गया ग्रेटर हिमालय। कहाँ पर इमेज में दिखाओ? ये वाला जो भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग है, ये तो ट्रांस हिमालय का है। इसमें कैलाश रेंज आती है, जास्कर आती है, लद्दाख आती है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट हो जाता है, ठीक है। काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर, तीनों किस में आती है? ट्रांस हिमालय में आ जाती है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे ग्रेट हिमालय, ये लिखा है यहाँ पे ग्रेटर हिमालय लिखा है, तो यहाँ पे ये ग्रेटर हिमालय में आ जाता है। कौन कौन सा ग्रेटर हिमालय में आ जाता है? दूसरा भाग काराकोरम के, ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज, ये तीनों खत्म हो जाती, तीनों पहाड़ियाँ बनाई हुई है, ऐसी लंबी लंबी चट्टानें बनी हुई है, लंबी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं बनी है, जिससे एक है काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, एक लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊपर है काराकोरम, उसके नीचे आ जाती है लद्दाख, उसके नीचे कौन सी आती है? जास्कर। अब ये है ना, जब आप पढ़ते हो ध्यान रखना, इसी प्रकार से सबसे ऐसे यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है, सबसे उत्तर में कौन सी है? तो कौन सी है? ये काराकोरम। उसके बाद कौन सी आती है? लद्दाख आती है। उसके बाद में कौन सी आती है? जास्कर आती है। ऐसे लाइन भी याद रखना कि पहले कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, तीसरी कौन सी आएगी, ये आ जाए। और ये तीनों मिलाकर क्या बनता है? तीनों मिलाकर ट्रांस हिमालय बनता है। तो ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, हिमालय का सबसे उत्तर की ओर का हिस्सा है। चाइना से जब आती है तो पहले सबसे कहाँ आती है? ट्रांस हिमालय में आता है। ट्रांस हिमालय ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ठीक है, ट्रांस हिमालय की हाइट ज़्यादा ऊंची नहीं है। तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद में ट्रांस हिमालय खत्म होने के बाद में आता है कौन सा? ग्रेटर हिमालय। ट्रांस हिमालय जब खत्म होता है तो कौन सा भाग आता है? ग्रेटर हिमालय आता है। ग्रेटर हिमालय में क्या क्या आता है? ग्रेटर हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ होती, कुछ इंपॉर्टेंट चोटियाँ होती। जैसे हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, ये रहा माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पर है? ये चाइना में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में, चाइना में सॉरी, नेपाल में। मैं एक बार अलग मैप बता देता हूँ आपको। ये हमारा है ना भारत है, रुको, ये आप देख लो, ये हमारा भारत है, ठीक है। यहाँ पे ये नेपाल है, ये नेपाल वाला है भाग है। ऊपर हमने देखा था लद्दाख, लद्दाख हो गया था, काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर, ये तीनों को मिलकर क्या बना था? ये ट्रांस हिमालय बन गया था, ठीक है, जो कि तिब्बत में। ट्रांस के नीचे कौन सा आ गया? ये कौन सा है? ये ग्रेटर हिमालय है। ये कौन सा है? ये ग्रेटर हिमालय है। दूसरी पेन से बताता हूँ, ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय का भाग है, ये वाला है, ये ग्रेटर हिमालय है। सबसे ऊपर ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, उसके नीचे आ जाता है ये ग्रेटर हिमालय आता है। अब ग्रेटर हिमालय है ना, इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। सबसे ऊंची अधिक किसकी है? तो वो ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई अधिक है, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय है, ये तो पहले टकरा गया, ज़्यादा असर हुआ नहीं। उसके बाद में सबसे ज़्यादा धक्का लगा था ना, जब हिमालय टकरा रहा था, जो भारत की भूमि टकरा रही थी, जब सबसे ज़्यादा धक्का लगा था वो किसको लगा था? वो ग्रेटर हिमालय को लगा था। ये जो महान हिमालय वाला भाग है, इसको ज़्यादा धक्का लगा था। अब इसको ज़्यादा धक्का लगा तो ये ऊंचाई पर भी ज़्यादा गया, इसकी हाइट भी ज़्यादा है। तो ये जो ग्रेटर हिमालय है, इसकी हाइट है वो किससे ज़्यादा है? इसकी हाइट है वो ट्रांस हिमालय से भी ज़्यादा है, लेसर से भी ज़्यादा है और शिवालिक से भी ज़्यादा है। तो पहले आता है ट्रांस, उसके बाद में कौन सा आता है? ग्रेटर। ग्रेटर में कुछ चोटियाँ भी, कौन कौन सी चोटी ग्रेटर में? ग्रेटर में सबसे आता है, बात करते हैं हम माउंट एवरेस्ट की। आप सब बात करते होगे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ? नेपाल में, यहाँ पे बनी हुई माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर ये नेपाल में। कौन से हिमालय में बनी हुई है? तो कि ये ग्रेटर हिमालय में। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो माउंट एवरेस्ट नहीं है। वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। कौन से हिमालय में स्थित है? तो वो आती है ग्रेटर हिमालय। ये कौन सा है? ये ग्रेटर या महान हिमालय है। सबसे ऊपर था ट्रांस हिमालय, जिसमें कौन सी थी? जिसमें जास्कर, लद्दाख, यहाँ सबसे नीचे जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, 3 पर्वत श्रेणी आती। यहाँ पे कैलाश पर्वत है, वो भी ट्रांस हिमालय में आ जाता है। उसके बाद में आता है ग्रेटर। ग्रेटर और ट्रांस में अंतर क्या है? ग्रेटर है वो ट्रांस के बाद में आता है। जब ट्रांस को आप देखोगे
ट्रांस की आपको दक्षिण में चलना होगा। यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो तो दक्षिण में चलोगे ना, दक्षिण में देखोगे तब ये आएगा ग्रेटर, और ग्रेटर से ट्रांस की तरफ उत्तर में। यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ देखोगे तो उत्तर में क्या है, ट्रांस से, और यहाँ खड़े रहकर देखोगे तो दक्षिण में क्या है, दक्षिण में आता महान हिमालय आता है। मैं इस प्रकार से भी समझा रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से पूछे कि ट्रांस से ग्रेटर हिमालय किस दिशा में पड़ता है, तो वो दक्षिण दिशा में पड़ता है। ग्रेटर से ट्रांस किस में पड़ता है, तो उत्तर में पड़ता है, ठीक है। ग्रेटर और ट्रांस में और क्या अंतर है, ग्रेटर है उसकी हाइट है वो ट्रांस से ज़्यादा है, ट्रांस की हाइट कम है, ग्रेटर की हाइट है वो ज़्यादा है, ठीक है, दूसरा अंतर भी हो गया। तीसरा, ग्रेटर में सबसे चोटियाँ कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, तो उसमें सबसे पहले आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी हाइट है इसकी, 8,848 मीटर है, 8 किलोमीटर उसकी हाइट है, 8,848 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर और 800 मीटर इसकी हाइट है, बहुत ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी, माउंट एवरेस्ट है। यूपीएससी नहीं पूछेगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट है, कहाँ है, नेपाल में। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कितनी हाइट है, यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूपीएससी क्या पूछ सकता है कि ग्रेटर हिमालय में कौन कौन सी चोटियाँ पड़ेगी, मैच द फॉलोइंग करो। 4 चोटी दे दीजिएगी, माउंट एवरेस्ट, कैलाश पर्वत, काराकोरम। ग्रेटर हिमालय में कौन सी आती है, तो आएगी माउंट एवरेस्ट आ जाएगी। इस प्रकार से यूपीएससी पूछेगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और कौन सा किसका भाग, इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए, ट्रांस में है वो कैलाश पर्वत है, वो कहाँ है, वो ट्रांस में है। लद्दाख, जास्कर और काराकोरम कहाँ पर है, तो वो ट्रांस में है। ग्रेटर में क्या है, ग्रेटर में पहली चोटी आती है माउंट एवरेस्ट। दूसरी चोटी कौन कौन सी है, दूसरी है कंचनजुंगा। दूसरी कौन सी है, दूसरी है कंचनजुंगा। ये कंचनजुंगा कहाँ है, कंचनजुंगा आती तिब्बत में। मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये है तिब्बत, ठीक है, तो तिब्बत में स्थित है कंचनजुंगा। कंचनजुंगा है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा 8,548 किलोमीटर है, 8,548 मीटर कंचनजंगा। कंचनजंगा है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। ये कंचनजंगा कहाँ पर है, कंचनजंगा है वो भी ग्रेटर हिमालय में। ग्रेटर हिमालय में माउंट एवरेस्ट है वो ग्रेटर हिमालय में है, कंचनजंगा है वो भी कहाँ है, कंचनजंगा वैसे तो सिक्किम में है और वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, ये चीज़ होगी। उसके बाद और कौन सी आती है, और आती है नंदा देवी। अब ये नंदा देवी कहाँ पर है, ये नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये किसका पार्ट है, तो ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है, ये भी किसका है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। तो ग्रेटर में कौन कौन से आ गए, एक तो माउंट एवरेस्ट आ गया, एक कंचनजंगा आ गया, एक आ गई नंदा देवी। और कौन सी है, और है कामेट। ये कामेट कहाँ है, कामेट भी उत्तराखंड में। कामेट चोटी कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में। और कौन सी आएगी, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। ये कहाँ, ये नेपाल में है। यानी कि बात करते हैं ग्रेटर हिमालय, ये कहाँ पर है, ट्रांस के दक्षिण में। कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी। फिर कौन सी है, फिर इसमें आती है कंचनजंगा, कंचनजुंगा। इनकी हाइट नहीं पूछी जाएगी, ऐसे पूछा जाएगा कौन सा किसका पार्ट है। ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी कि ग्रेटर हिमालय का पार्ट कौन कौन सा है, तो ग्रेटर हिमालय इसमें माउंट एवरेस्ट आती है, फिर कंचनजुंगा आती है, फिर कौन सी आती है कंचनजुंगा के बाद में, नंदा देवी। कंचनजुंगा कहाँ है, तो ये सिक्किम में है। फिर नंदा देवी ये कहाँ है, उत्तराखंड में। फिर उसके बाद में कौन सी आती है, नंदा देवी के बाद में कामेट, ये चोटी कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है। कामेट भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। उसके बाद में कौन सी आती है, मकालू। मकालू कहाँ है, यहाँ पे लिखो मकालू। उसके बाद में कौन सी आती है, मकालू के बाद में धौलागिरी। मकालू के बाद में कौन सी आती है, धौलागिरी। धौलागिरी के बाद में कौन सी आती है, अन्नपूर्णा। धौलागिरी के बाद में कौन सी, अन्नपूर्णा। तो ग्रेटर हिमालय की ये अलग अलग प्रकार की चोटियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है, नंदा देवी है, कामेट है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। कंचनजुंगा कहाँ है, सिक्किम। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। कामेट कहाँ है, उत्तराखंड में। मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा ये कहाँ है, नेपाल में। ये याद रखना कौन से देश में है, कौन से राज्य में है, कौन से हिमालय का पार्ट है। तो ये सारे हैं वो ग्रेटर हिमालय के पार्ट में। बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन, इससे ही बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा कि मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे एक ग्रेटर हिमालय ऐसे दिया जाएगा या किसी राज्य का नाम दे दिया जाएगा, फिर पूछ लिया जाएगा
मक्कालू धौलागिरी, मक्कालू धौलागिरी, फिर कंचनजुंगा, फिर कैलाश। कौन से राज्य में है, राज्य का पूछ सकते हैं, या कौन से माउंटेन में है पूछा जाएगा। ग्रेटर, लेसर, शिवालिक किसका पार्ट है, इस प्रकार से, या ट्रांस किसका पार्ट है। फिर आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। तो इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको अवेयर रहना है कि यूपीएससी वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपना ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है। उसके बाद में ग्रेटर हो गया, जो कि ट्रांस के पार्ट का पार्ट है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे ऊपर वाला कौन सा है, ये ट्रांस है। ट्रांस के नीचे कौन सा आ गया, ग्रेटर हिमालय आ गया। अब ग्रेटर के नीचे क्या आएगा, ट्रांस हो गया, ट्रांस हो गया अपना, ग्रेटर हो गया। अब ग्रेटर के नीचे क्या आएगा, ग्रेटर के नीचे आएगा लेसर हिमालय। ग्रेटर के नीचे क्या आएगा, लेसर हिमालय। लेसर को एक बार इमेज में देख लो, एक बार ये देखो, इसको एक बार मैं मिटा लेता हूँ सबको, फिर तीसरे को दिखाता हूँ, लेसर को। अब थोड़ा ये बहुत कंफ्यूज कर देता है, जब आप इमेज वगैरह रियल इमेज देखोगे ना तो आपको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। जब मैप वगैरह में देखोगे ना ये है कहाँ पर, किसके बारे में बात हो रही, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो हमने ये बात की, ये कौन सा हमारा, ये ट्रांस हिमालय हो गया। उसके बाद में हमने बात की ये है भाग है, वो कौन सा है, ये ग्रेटर हिमालय का है। उसके बाद में ये कौन सा है, ये लेसर हिमालय। वैसे ये थोड़ा नीचे आ गया, एक बार पूरा ऊपर कर देते हैं। ये वाला भाग है, यह ट्रांस हिमालय का है। इसके जस्ट नीचे ये कौन सा भाग है, यहाँ तक आता है, जो कि ग्रेटर हिमालय। उसके बाद में यहाँ पे आता है ये लेसर हिमालय, ये कौन सा, लेसर हिमालय। और इसके नीचे आता है शिवालिक। शिवालिक पंजाब तक आ जाता है, ठीक है। शिवालिक है वो पंजाब तक आ जाता है। इधर तो ये मर्ज हो जाते हैं, जब अरुणाचल प्रदेश वगैरह जाते हैं ये मर्ज हो जाते हैं, लेकिन शिवालिक है वो लास्ट तक आ जाता है। फिर लेसर हिमालय, लेसर में कौन कौन से आते हैं, लेसर की बात करें तो लेसर है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। लेसर है वो थोड़ा नीचे आ जाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें धौलाधार जो हिमाचल प्रदेश में एक चोटी है, धौलाधार है। पीर पंजाल जो रेंज है ना वो भी इसमें आ जाती है, धौलाधार है, पीर पंजाल है, ठीक है। महाभारत जो है नेपाल की, महाभारत पर्वत श्रृंखला है वो इसमें आ जाती है। अब जब मैप को देखोगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर है जो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, सबसे ऊपर ये ट्रांस हो गया, इसके नीचे यहाँ तक ये ग्रेटर हो गया है, इसके नीचे ये कौन सा है, ये लेज़र के बारे में बात करते हैं। तो लेज़र में कौन कौन सी आती है, लेज़र में आप देख लो, यहाँ पे आती है एक पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे आती है पर्वत श्रृंखला कहो या माउंटेन कहो, ठीक है, जो कि धौलाधार नाम से, क्या नाम है इसका, धौलाधार। हमने बात की थी वो धौलागिरी थी, धौलागिरी अलग है, धौलाधार अलग है। धौलागिरी कहाँ है, नेपाल में है। धौलागिरी कहाँ है, नेपाल में है, यहाँ पे धौलागिरी। और वो किसका पार्ट है, वो ग्रेटर का पार्ट है। धौलागिरी है वो ग्रेटर का पार्ट है, धौलागिरी जो कि ग्रेटर का पार्ट है और वो नेपाल में है। और हम बात करें धौलाधार की, जो कहाँ है, लेसर हिमालय का पार्ट है। धौलाधार कहाँ है, लेसर हिमालय का पार्ट है, और वो किस में है, वो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद धौलाधार के बाद में आती है पीर पंजाल। अब ये पीर पंजाल कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। अब धौलाधार है ना, ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमा पे आ जाती है। पीर पंजाल है ऊपर आ जाती है, पीर पंजाल थोड़ी ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो ये पीर पंजाल और ये धौलाधार आ जाती है, वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमा के सीमा पर आ जाती है, पर थोड़ा इसका है वो हिमाचल प्रदेश की ओर रहता है धौलाधार का, ठीक है। तो धौलाधार, पीर पंजाल, यहाँ पे एक है, ये इसका नाम है महाभारत। ये कहाँ है महाभारत, ये नेपाल में है। तो नेपाल में कौन कौन सी है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। महाभारत है वो कहाँ है, वो कि लेसर हिमालय में। महाभारत कहाँ है, लेसर में। और धौलागिरी अन्नपूर्णा वो कहाँ है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। पीर पंजाल किसका है, पीर पंजाल लेसर का है। पीर पंजाल है वो लेसर का है, पीर पंजाल लेसर का है। धौलाधार का इसका पार्ट है, धौलाधार लेसर का है। महाभारत किसका है, महाभारत है वो लेसर का है। महाभारत भी कहाँ है, लेसर का है। कुछ यहाँ पे हिल स्टेशन है, जैसे कि शिमला है वो यहाँ पर है, ठीक है। शिमला है, मसूरी है, नेपाल है, नैनीताल है, धर्मशाला है, मनाली है, ये सारे है वो किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। बड़े बड़े जो हिल स्टेशन है ना, मोस्ट ऑफ तो हिल स्टेशन है वो लेसर में आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ये जो हिल स्टेशन है वो इसमें आ जाते हैं। एक बार इसको सबको साफ कर देते हैं तब मैं बात करूँगा। हिल स्टेशन वगैरह है ना हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। ये लेसर हिमालय का पार्ट है, ये रहा लेसर, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो बात कर रहे थे ना हम, जो हिल स्टेशन वगैरह, लाइक मसूरी हिल स्टेशन है ना, आप घूमने जाओगे कितनी सुंदर जगह है। शिमला जाते हो, ठीक है, नैनीताल जाते हो, धर्मशाला जाते हो, मनाली जाते हो, ठीक है। मनाली, मसूरी, ये सारी जगह कहाँ है, ये लेसर का पार्ट है। ज़्यादा देखो हाइट भी नहीं है और ज़्यादा नीचाई पर भी नहीं है, बीच में बना, मॉडरेट है। ग्रेटर जितनी है इसकी हाइट भी नहीं है और बिल्कुल शिवालिक जितना समतल भी नहीं है, तो ये बीच में आ जाता है लेसर हिमालय। तो यहाँ पे
बहुत सारा ज़्यादा वो हिल स्टेशन बने हुए, घूमने के लिए बहुत ज़्यादा जगह बनी हुई है। तो ये कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? ये हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में है, नेपाल में है, सिक्किम है, वहाँ पर ग्लेशियर फैला हुआ है और यहाँ पर हिल स्टेशन बहुत जगह है। आप अगर आपको प्राकृतिक नज़ारे देख रहे हैं ना, तो आप लेज़र में जाओ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, जब हम ट्रांस की बात करते हैं तो सबसे नॉर्थ में पड़ता है चाइना है। तो चाइना के दर्शन करने हैं तो आप कहाँ जाओगे? तो आप ट्रांस में चले जाओगे। जब आपको ऊंचाई के दर्शन करने, हाइट के दर्शन करने, तब आप कहाँ जाओगे? ग्रेटर में चले जाओगे, जहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, जहाँ पर कंचनजुंगा है, जहाँ पे अपने केटू है। केटू तो ट्रांस में हो जाती है। तो ये सारे कहाँ पर आ जाते हैं? ये सारे अपने आ जाते हैं ग्रेटर में। उसके बाद में आते हैं हम लेज़र में। लेज़र में कहाँ जाते हैं? लेज़र में जब बात करते हैं मनाली है, शिमला है, ठीक है, इनके जो हिल स्टेशन इनके बारे में बात करते हैं। कुछ पर्वत श्रृंखला जैसे कि धौलाधार है, महाभारत है, इनके बारे में बात करते हैं, तब लेज़र में आ जाते हैं। तो लेज़र में ये चीज़ याद रखना, एक तो यहाँ पे कुछ पर्वत श्रृंखला है जैसे कि धौलाधार हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और महाभारत नेपाल, ये लेज़र का पार्ट है। ये बहुत ध्यान से पढ़ना, चीज़ें सारी आगे आने वाली है, इसलिए कह रहा हूँ। अभी ध्यान, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में लिखा भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से थोड़ी चीज़ें देखना, चीज़ें कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये मैंने ऊपर क्या कर रखा है, यहाँ पे एक नोट है, नोट मतलब गांठ है। तो इधर जाती है हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, इधर जाती है पामीर और इधर कुरनूल, मतलब एक पर्वत श्रृंखला बनी हुई है। जैसे हम कोई रस्सियाँ होती है ना, ये रस्सी है, इधर से यहाँ पे गांठ देखिए, इधर रस्सी लेके, एक गांठ देखिए इधर रस्सी लेके, तो ये क्या है, एक गांठ बनी हुई है यहाँ पे। तो ये गांठ बनी हुई है, तो ऐसे हिंदुकुश इधर हो जाती है, कुरनूल हो जाती है और पीर पंजल होता है। सुलेमान जो पहाड़ियाँ ना, सुलेमान जो अफगानिस्तान वगैरह के हैं, आसपास पाकिस्तान के हैं, वो इसी का पार्ट है। तो ये अलग हो जाता है, हिमालय वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो हिमालय में कौन सा हो जाता है? ट्रांस हो गया, ग्रेटर हो गया, लेज़र हो गया। ट्रांस सबसे उत्तर में, उसके बाद में कौन सा आता है? ग्रेटर आता है, उसके बाद लेज़र आता है, सबसे नीचे आता है शिवालिक। शिवालिक की बात करें तो ये कम हाइट में आ जाता है। हिमाचल प्रदेश जो पंजाब आसपास का रीजन है, ज़्यादा हाइट नहीं है, ज़्यादा पहाड़ नहीं है, वहाँ की बात आ जाती है। तो ज़्यादा इस पर हाइट बनने वाली है नहीं, ठीक है। सबसे छोटा भाग है, सबसे नीचा है, हिमालय का सबसे निचले वाला भाग है। इसके नीचे जस्ट गंगा के मैदान है, वो यूपी बिहार वाले, वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो यूपी बिहार के गंगा के मैदान है, उससे सीधी शिवालिक की बाउंड्री है, वो टच हो जाती है, ठीक है। दून जो घाटियाँ होती है ना, जैसे देहरादून है, वो सारी चीज़ें कहाँ पर है? दून का मतलब क्या होता है? घाटी। ये दून जो वर्ड होता है, दून का मतलब तो घाटी। दून को जब हम उत्तराखंड वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे दून को, घाटी को दून कहा जाता है। तो यहाँ पे देहरादून है ना, ये सारी जगह जिसे दून कहा जाता है, वो यहीं पर है। दून का मतलब भी घाटी होता है। और दून कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? वो शिवालिक से हो जाती है। यानी कि शिवालिक में घाटियाँ, ज़्यादा हाइट भी नहीं है और ज़्यादा हिल स्टेशन वगैरह भी नहीं है। ऐसी जगह देखने के लिए है बहुत, देहरादून वगैरह है ना, ऐसी जगह यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हरिद्वार है, पठानकोट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शिवालिक के अंदर आ जाती है। तो शिवालिक का वो लास्ट वाला भाग है। फिर अब आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, ठीक है, जो कहाँ आ जाता है? सबसे ऊपर आ जाता है, जिसमें जास, ये अपनी सबसे ऊपर क्या आ जाती है? काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे आ जाती है जास्कर, यहाँ पे आ जाता है कैलाश पर्वत। तो ये कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हो गया। उसके बाद में आते हैं, कौन सा ये आ गया दूसरे वाला? ट्रांस के बाद में आ जाता है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर मतलब जीटी। तो यहाँ पे ये आ जाता है, इसमें K2 है, K2 मतलब गैडविन ऑस्टिन है। उसके बाद में कौन सा आ जाता है? ये नेपाल वाला भाग है, जहाँ पे माउंट एवरेस्ट बना हुआ है। यहाँ पे सिक्किम वाला भाग है, जहाँ पे कंचनजुंगा बनी हुई है, धौलाधार है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाती है? धौलाधार, धौलागिरी है और अन्नपूर्णा है। तो ये सारी कहाँ जाती है? ये ग्रेटर हिमालय में आ जाती है। उसके बाद में कौन सा आता है? उसके बाद लेज़र आता है, ठीक है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं। तो उत्तर में सबसे पहले, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर सबसे पहले क्या था? टी। उत्तर से दक्षिण में जाने पर सबसे पहले टी। नॉर्थ टू साउथ, सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद में आता है ग्रेटर हिमालय, उसके बाद में लेसर हिमालय, सबसे लास्ट आता है शिवालिक। ट्रांस, ग्रेटर, लेजर, शिवालिक। और दक्षिण से उत्तर में जाना हो, साउथ टू नॉर्थ जाना हो, तो सबसे पहले शिवालिक, उसके बाद में लेसर, उसके बाद में ग्रेट, उसके बाद ट्रांस, ठीक है। तो ये ग्रेटर हो गया। ये लेज़र, लेज़र कहाँ से? जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे सिक्किम वगैरह तक चलता है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें हिल स्टेशन वगैरह ज़्यादा है और सबसे नीचे शिवालिक आ जाता है, ठीक है। दून घाटियाँ जो होती है वो शिवालिक में ज़्यादा है। तो ये हिमालय का इस प्रकार से हिमालय बना हुआ है। जो यहाँ पे मैं समझाने की क्या बात कर रहा था, वो यही चीज़ है। सबसे ऊपर ट्रांस, फिर ग्रेटर, फिर लेज़र, फिर शिवालिक, ये हिमालय है। फिर हिमालय को ऐसे भी डिवाइड किया जाएगा, आगे हम देखेंगे कि ये कौन सा हो गया? कश्मीर हिमालय, ठीक है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हिमालय।
फिर मध्य नेपाल वाला हिमालय हो जाएगा, फिर सिक्किम वाला हिमालय हो जाएगा, और फिर अरुणाचल प्रदेश वाला हिमालय। इसको इस प्रकार से भी डिवाइड किया जाएगा, वो आगे वाली क्लासेस में होगा, लेकिन वो भी एक क्लासिफिकेशन है। तो हम बात करेंगे हिमालय के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें वापस काम आ जाएगी। तो इस चीज़ों को सारी को याद रखना, भूल मत जाना, बहुत अच्छे से मैंने बात की है, ठीक है, अच्छे से याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, हिमालय को हमने अच्छे से समझ लिया कि हिमालय का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ था, हिमालय में क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमने अच्छे से देख ली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, तब हम आगे कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। वो कुछ और पर्वत श्रेणियाँ वगैरह बनी हुई है, जैसे यहाँ पे ये अरावली बनी हुई है, ये अरावली है, यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे कैमूर पर्वत श्रृंखला है, यहाँ ये सतपुड़ा है, यहाँ पे क्या है अजंता पर्वत श्रृंखला है, हरिश्चंद्र है, मेकाले है, ठीक है, कैमूर है। अब फिर से मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में समझा देता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, हमने ये बात कर ली थी। अब कुछ नीचे पर्वत श्रृंखला है, पठार है, उनको समझने से पहले उत्तर भारत के मैदानों के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर मैदान या उत्तर भारत के मैदान, इसके बारे में बात करते, तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से ऊपर से आई गंगा नदी, यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि कहाँ जाती है, बांग्लादेश में, ये भी बांग्लादेश में जाती है। यहाँ इसकी सहायक नदी आ जाती है यमुना, ऊपर से कहाँ कौन सी जा रही है, ये इंडस जा रही है, सिंधु जा रही है, और ये सिंधु की सहायक सतलज वगैरह है, वो सहायक नदी है। इसी कारण से एक मैदान बनता है, इसे कहा जाता है उत्तर भारत का मैदान, या गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। कैसे बनता है, हमने बात की थी कि ये जो नदियाँ थी अपने साथ में क्या लेके आई थी, कंकड़ पत्थर वगैरह लेके आई थी, वो यहाँ पे जमा हो गई, यहाँ जमा होने से यहाँ पे मैदान बन गया था। ये मैदान काफ़ी उपजाऊ होता है, यहाँ पे फसलें वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जब हम मैदानों की बात करते हैं तो 3 शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से 3 शब्द हैं, यहाँ पे 3 शब्द आते हैं, एक आता है खादर, ठीक है, एक आता है बांगर, एक आता है बाबर। ये 3 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ये 3 आपको कंफ्यूज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खादर, उसके बाद में बात करेंगे बांगर, फिर बात करेंगे हम बाबर की। खादर, खादर नाम सुन के आपको क्या मिलता है, खाद प्लस अर, ये सुनने को मिलता है, खाद प्लस अर। खाद का मतलब होता है उर्वरक, यानी कि ऐसी जमीन जो काफी उर्वरक हो, जहाँ पे खेती बहुत अच्छी हो, जिसमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छे हो, तो खादर के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे खाद बहुत अच्छी हो। जैसे हमारे राजस्थानी एक शब्द है, खाद का मतलब होता है खातर वगैरह होता है, यहाँ पे ये पोषक तत्व वगैरह, कूड़ा कचरा, मतलब आप जाओगे ना खादर में, यूरिया वगैरह मिला के भी उपयोग किया जाता है, जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है। तो खादर का मतलब होता है उपजाऊ भूमि। अब मैं आपको एक मैप बना देता हूँ, जैसे कि आप मान लो यहाँ से एक गाड़ी आ रही है, गाड़ी मान लो यहाँ पे, यहाँ से एक कोई व्यक्ति आ रहा है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, चलता 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 आ रहा है। अब ये क्या करेगा, इसके जो आसपास के रीजन है ना, उसमें क्या करेगा, ऐसी दवाई छिड़केगा, ऐसी दवाई छिड़केगा, जो इसके रास्ते में आएगी वो तो ज़मीन है वो अच्छी हो जाएगी। मतलब एक व्यक्ति आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए ए नाम का व्यक्ति आ रहा है, अब इसके जो रास्ते में आएगा उसको ये पैसे बांटेगा, बहुत ज़्यादा पैसे बांटेगा। अब यहाँ पे जो जो आया वो धनी हो गया, पैसे वाला हो गया, ठीक है, अब ये पैसे वाला हो गया। अब ये पहले व्यक्ति थोड़ा था ना, कुछ कुछ इसके पैसों के जो जो पैसे फेंकेगा, पैसे ऐसे बरसाएगा, तो कुछ कुछ तो पैसे यहाँ पर भी जाएंगे ना, ठीक है, कुछ कुछ पैसे यहाँ पे भी जाएंगे। लेकिन ये जो जगह है ना, यहाँ पे पैसे बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहाँ पे पैसे बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ रिवर से। ये तो व्यक्ति हो गया, यहाँ से एक रिवर आती है, वो ऐसे बहती 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 रहती है। रिवर अपने साथ क्या लाती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, बहुत ज़्यादा अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी लेके आती है। तो अभी ये उपजाऊ मिट्टी लाती है, अब ये कहाँ पटकेगी, ये इन मैदानों में पटकेगी। अब इन मैदानों में ये मिट्टी पटकी, ये मैदान कैसे हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएंगे। जैसे वो व्यक्ति है वो पैसे इनको दे रहा था, वो अमीर हो रहे थे, तो वैसे ही ये जो मैदान है वो अमीर हो रहे, मतलब उपजाऊ बन रहे हैं। तो जो नदी के किनारों पे मैदान आते हैं, ऐसे मैदान जो जस्ट नदी के किनारों पे आते हैं, वो उपजाऊ मैदान होते हैं। कोई नदी जा रही है, उसके किनारों पे जो मैदान होंगे, वहाँ पर नदी है वो नई नई उपजाऊ मिट्टी लेके आ रही है, इस वजह से वो मैदान है वो उपजाऊ होंगे। जैसे वो व्यक्ति पैसे बांटते बांटते जा रहा था, उसके रास्ते में जो आ रहा था वो अमीर बन रहा था। फिर हमने देखा था कुछ व्यक्ति है वो दूर रह रहे थे, यानी कि कुछ भाग है वो इस नदी से दूर है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा जो खाद वगैरह अपने साथ लेके आती है, जो अच्छी भूमि लेके आती है, वो यहाँ पे तो लेके नहीं जाएगी। अब ये क्या उपजाऊ इतने ज़्यादा कम होंगे, ये ज़्यादा होंगे, उसकी तुलना में ये कम होंगे। भाई आपके जो करीबी रिश्तेदार है, आपका जस्ट भाई है, आपके पास में ज़्यादा पैसे हैं, तो आप अपने भाई को तो दोगे, आपका जो खास रियल भाई उसको ज़्यादा पैसे दोगे तो वो अमीर होगा।
अब बात आती है चाचा के लड़के की, तो वो थोड़ा कम अमीर होगा ना, भाई ज़्यादा अमीर होगा, चाचा के लड़के उसको थोड़ा कम पैसे दोगे तो उसके पास में कम फायदा होगा। फिर आप आता है बहुत दूर का भाई आ जाएगा, चाचाओं के बाद में और रिलेटिव आएगा, तो उसको तो न के बराबर फायदा होगा, भाई उसका क्या लेना देना है। तो सबसे ज़्यादा किसको फायदा हो रहा है, आपके भाई को फायदा हो रहा है, तो वो ज़्यादा पैसे वाला बन रहा है। यानी कि नदी की जो पास में भूमि पड़ती है ना, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसके बाद में कौन सी होती है, थोड़ी दूर की भूमि होती है, जहाँ पर कभी कभार नदी गलती से चली जाती है, कभी कभार नदी का पानी उधर चला जाता है, तो वो बाद में होती है। तीसरी कौन सी होती है, तीसरी ऐसी जमीन होती है जहाँ पर नदी या तो बहुत पहले जाती होगी, अब जाना ही बंद कर दिया है, यहाँ पर कभी कभार 5-10 सालों में एक बार चली जाती है, गलती से रास्ता भटक जाती है, कभी कभार नदी भी अपना रास्ता भटक जाती है, या फिर नदी में पानी ज़्यादा आ जाता है, तो भी कभी नदी के जो बहाव होता है वो दूर दूर तक फैल जाता है, तो वहाँ पर वो ज़मीन छोड़ के आ जाए, उसके साथ में जो उपजाऊ भूमि होती है वहाँ छोड़ के आ जाती है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ एक नदी आ रही है, वो अपने साथ में उपजाऊ भूमि लेके आ रही है। उपजाऊ भूमि क्या होती है, ऐसे जो उपजाऊ जो भी होती है इसके साथ में उपजाऊ जमीन होती है, उपजाऊ कंकड़ पत्थर होते हैं, वो लेके आती है। अब इसके जो रास्ते में आएगी भूमि वो तो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होगी, क्योंकि ये कंकड़ पत्थर यहीं रहने हैं, तो ये उपजाऊ होगी। ये जो उपजाऊ होती है उसे कहा जाता है खादर। ये जो उपजाऊ जमीन होती है जो इसके रास्ते में पड़ती है मेन, वो होती है खादर। अब कभी कभार नदी थोड़ी इधर चली गई तो यहाँ पे भी कुछ कुछ पहुँचेगा, तो इसे कहा जाता है बांगर। बांगर सीमेंट होती है ना, तो ये सीमेंट प्रकार की भूमि होती है, तो ये बांगर हो गया। बट गलती से कभी कभार इधर चलती होगी, बट अभी चलना बंद कर दिया है, सालों पहले इधर चलती होगी, अभी चलना बंद कर दिया है, तो ये कौन सी होगी, बांगर। खादर जो कि उपजाऊ जमीन है, जहां पर नदी कंटिन्यूसली उर्वरक भूमि लेके आई है, उपजाऊ भूमि लेके आ रही है, उपजाऊ जमीन लेके आ रही है, तो वो खादर हो गया। खादर मतलब खाद वाला, जो कि उपजाऊ है वो खादर कहलाएगी, जो कि नदी के आसपास पड़ता है। दूसरा हो गया बांगर। बांगर मतलब दूर वाला। खादर मतलब आपका भाई है, रियल भाई है, उसको फायदा ज़्यादा होगा। बांगर मतलब थोड़ा दूर है, चाचा का लड़का। बांगर मतलब चाचा का लड़का, उसे थोड़ा और कम फायदा हो रहा है। फिर आता है भांगर। भांगर तो मतलब गांव का कोई लड़का है, उसे पहले आप कभी कभार राजियों के पैसे दे देते होंगे, लेकिन अभी तो उससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि बाद में दुश्मनी होगी। तो भांगर मतलब सबसे कम उपजाऊ भूमि, बिल्कुल ऐसे न के बराबर, ना तो वहाँ पे खेती हो सकती है, बिल्कुल वहाँ पे आपने देखा होगा कभी मिट्टी जैसी ऐसी भूमि होती है, एकदम पक्की मजबूत भूमि होती है, वहाँ पे खेती भी नहीं होती, मूवी वगैरह में ज़्यादा दिखाई देती है। तो उस प्रकार की जो लैंड होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे भांगर। खादर, बांगर, भांगर। खादर, बांगर, भांगर। सबसे खादर खादर उपजाऊ होती है, फिर बांगर थोड़ी कम उपजाऊ, भांगर न के बराबर उपजाऊ। तीनों का अर्थ आपको समझ में आ गया। एक नदी के पास वाली, एक नदी से थोड़ी दूर, एक नदी से बहुत ज़्यादा दूर। ऊंचाई पे कौन सी ज़्यादा होगी, ऊंचाई पे ये होगी, क्योंकि यहाँ पे तो नदी समतल बनाए रखती है। ऊंचाई पे कौन सी होगी, भांगर होगी। फिर खादर, फिर बांगर। सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी, खादर, बांगर, भांगर। ठीक है, याद रहेगा, समझ में आ गई ये सारी चीज़ें। तो ये सारी बात थी गंगा के मैदानों के बारे में, 3 शब्द थे, आपको समझ में आ जाने चाहिए, यहाँ तक बात थी। अब हम बात कर लेते हैं रेगिस्तानों के बारे में। तो यहाँ पे भारत में एक रेगिस्तान भी है, थार का रेगिस्तान। हमने देखा था जब ये गुजरात का मैप है, यहाँ से ऊपर जाते हैं, यहाँ पे राजस्थान आता है, यहाँ पे आता थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ थार का रेगिस्तान, रेतीला है, वनस्पतियाँ बहुत कम है। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई एनसीईआरटी में, तो हम नहीं देखेंगे, बस इतना है, रेतीला भाग है जो कि भारत के पश्चिम साइड में। लू बहुत ज़्यादा होती है, जनसंख्या बहुत कम है, पानी की समस्या रहती है, तो ये सारी चीज़ें लिखी होती है। हालांकि पानी की इतनी भी समस्या नहीं है जितना बदनाम किया जाता है, फिर भी रहता है पानी की समस्या, बारिश कम होती है, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है भारतीय मरुस्थल में। ठीक है, फिर आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की, मतलब इस भाग की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप, एक होता है द्वीप, एक होता है प्रायद्वीप। द्वीप जिसके चारों ओर पानी हो, द्वीप का मतलब होता है आइलैंड। आइलैंड यानी वो भूभाग जिसके चारों ओर पानी हो। आप पानी के अंदर खड़े हो, आपके चारों ओर पानी है, इसका मतलब आपको क्या कहा जाएगा, आपको द्वीप कहा जाएगा, आपको दीपक कहा जाएगा। दीपक मैं ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, दीपक नहीं कहा जाएगा। ऐसा जमीन का टुकड़ा, ऐसे ही जमीन का भूभाग, ऐसा भूभाग कहो, टुकड़ा कहो, कुछ भी कहो यार, ऐसी कोई टुकड़ा का जमीन का, वो कहाँ पर है, पानी के बीच में है। जैसे श्रीलंका पानी के बीच में, तो वो द्वीप हो जाएगा। अंडमान निकोबार पानी के बीच में, द्वीप कहला जाएगा। लक्षद्वीप पानी के बीच में, द्वीप कहला जाएगा। तो ऐसा जमीन का टुकड़ा जो कि पानी के बीच में है, क्या कहलाया जाएगा, चारों ओर पानी उसके, उसे द्वीप कहा जाएगा। बट तीनों ओर से पानी है, उसे क्या कहा जाएगा, प्रायद्वीप। चारों ओर जिसके पानी है, पानी के बीच में है, द्वीप कहलाएगा। बट जिसके तीनों ओर पानी है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे प्रायद्वीप कहा जाएगा। प्रायद्वीप, तीन ओर पानी। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का इंग्लिश में कहा जाता है पेनिनसुलर।
द्वीप मतलब आइलैंड होता है, प्रायद्वीप को कहा जाता है पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या होता है, जिसके तीनों ओर पानी होता है, जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत का जो दक्षिण वाला भाग है वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। भारत का दक्षिण वाला जो भाग है वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। एक बार यहाँ पे मैप में देखो जी, आपको क्लियर हो जाएगा, ये वाला भाग है। एक बार इसको क्लीन करो, फिर देखो इसको, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ ना, ठीक है। इधर अरब सागर आ गया, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, हालांकि हिंद महासागर तो है ही, पूरा पूरा हिंद महासागर ये, बट ये देख लो, तो ये भाग है पूरा कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत है, यानी कि भारत का प्रायद्वीप भाग है, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो भाग है ये इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पठारों से बना हुआ। हमने देखा था जब भारत का निर्माण हो रहा था तो लावा से ये भाग बना हुआ है। ये जो भाग बना हुआ है ये लावा से बना हुआ है। जब अब आगे एडवांस क्लासेस में हम बात करेंगे, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यहाँ पे धातु बहुत ज़्यादा, खनिज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वो क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि इसका निर्माण है वो किससे हुआ है, लावा से हुआ है। लावा मेग्मा है वो फूटने से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक मिट्टी है, रेड मिट्टी है, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी कम है और इस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का है, यहाँ पे पठार बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का है, भारत का त्रिभुजाकार है, इसका आकार भी ऐसे बना हुआ है, त्रिभुज के आकार है, इस प्रकार से त्रिभुज के आकार का ये बना हुआ है। तो ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है जो कि त्रिभुजाकार आकार का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, जैसे कि कौन सी है, विंध्याचल है, ये रही विंध्याचल, कहाँ गया, दूसरी पेन उठाता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पर ये विंध्याचल बनी हुई है, ठीक है। नीचे यहाँ पे सतपुड़ा आ जाती है, तो यहाँ पे विंध्याचल है, यहाँ पे सतपुड़ा है, कुछ रिवर भी बहती है, जैसे यहाँ पे अपने नर्मदा है, तापी है, ठीक है, माही है, यहाँ पे कुछ रिवर भी फ्लो होती है। तो ये त्रिभुजा आकार का बना हुआ, त्रिभुजाकार बना हुआ है, कुछ यहाँ पे रिवर भी है। ये इधर वाला जो है वो कौन सा है, यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर क्या है, ये चीज़ महत्वपूर्ण आ जाती है कि पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट में अंतर क्या है। पश्चिमी घाट है उनकी हाइट ज़्यादा है, ये जो पश्चिमी घाट है इनकी जो यहाँ पे जो पर्वत बने हुए उनकी हाइट ज़्यादा है। ये जो पर्वत है ना पूर्वी घाट वाले, इनकी हाइट कम है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ज़्यादातर नदियाँ हैं ना वो यहाँ पे पूर्व की ओर जाती है, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं ना, इसकी कई सहायक नदियाँ हैं, वो कहाँ जाती है, वो पूर्व की ओर जाती है। तो जो पूर्व का और जो भाग है वो कटा हुआ है, पूर्व के जो तट है वहाँ पर मैदान ज़्यादा है, उसकी हाइट भी कम है। बट ये जो नदियाँ होती हैं ये इधर कम जाती हैं, पश्चिम की ओर कम जाती है। ओनली नर्मदा, तापी, माही ऐसी कुछ नदियाँ हैं जो ही कहाँ जाती है, जो ही जाती है अपने पश्चिम की ओर जाती है। इसलिए जो पश्चिम का भाग है, पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट की ऊंचाई ज़्यादा है, पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। पश्चिमी घाट पे जो ये तट है ना, तट ये संकड़ है, संकड़ मतलब ये जो भाग इतना ही तट है और यहाँ पे कितने इतने तट है, तो ये ज़्यादा है ना, ये कम है, तो यहाँ पे संकड़। संकड़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है और नदियाँ ज़्यादा इस प्रकार की मैदान बनाती नहीं, ज़्यादा नदियाँ भी नहीं जा रही है और मैदान बन नहीं रहा, इसलिए पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है, पूर्वी घाटों की ऊंचाई भी कम है, पूर्वी घाटों में मैदान भी ज़्यादा है। अगर आपको कोई पूछे कि पूर्वी और पश्चिमी घाटों में सबसे ज़्यादा मैदान कहाँ पे बना हुआ है, तो वो पूर्वी घाट पर वो है, ठीक है। कटा हुआ मैदान कहाँ पर है, तो वो भी पूर्वी घाट पर है, ठीक है। नदियाँ सबसे ज़्यादा किस दिशा में जाती है, तो पूर्वी घाट की ओर जाती है। हाइट किसकी ज़्यादा ऊँची है, तो पश्चिमी घाट की ज़्यादा है। इस प्रकार से आप है थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें याद रहेगी आपको। पूर्वी घाट है वो एक समान फैला हुआ नहीं है, टूटा फूटा है, कहीं पे कटा हुआ है, कहीं पे, क्योंकि नदियाँ है वो तोड़ देती है। और पश्चिमी घाट है वो एक समान फैला हुआ है, इसकी हाइट भी एक समान है, बीच में से घाट बने हुए हैं, ठीक है, तो वो एक समान फैला हुआ है। मिनरल्स कहाँ पर ज़्यादा है, मिनरल्स है वो पश्चिम में ज़्यादा है, पश्चिमी घाट है वहाँ पर खनिज लवण ज़्यादा है, क्योंकि वो बने भी एक तो लावा वगैरह से बने हुए हैं, काफ़ी प्राचीन, तो यहाँ पे खनिज लवण वगैरह ज़्यादा है। अभी पश्चिमी घाट है वो कहाँ है, अरब सागर के पास में, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे है। और पूर्वी घाट कहाँ है, बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की जो खाड़ी है उधर बने हुए पूर्वी घाट है, ठीक है। पश्चिमी घाट ऊंचे हैं, सीधे पर्वत है, पूर्वी घाट ऊंचे ज़्यादा नहीं है, सीधे नहीं है। बरसात कहाँ अधिक होती है, तो वो पश्चिमी घाटों में होती है, यहाँ पे सबसे पहले बारिश देखने को मिलती है और बारिश सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट में होती है, पूर्वी में कम होती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, मतलब पशु पक्षी झाड़ियाँ ये सब कहाँ देखने को ज़्यादा मिलेगी, तो वो भी पश्चिमी घाट में ज़्यादा देखने को मिलेगी, पूर्वी घाट में थोड़ी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पर्वत भी कम है, ठीक है, आवागमन भी ज़्यादा रहती है। तो इधर लिए पश्चिमी घाट में जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलती है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, पश्चिमी घाट है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये चीज़ भी आप याद रखना। नदियाँ पश्चिमी घाट में जो कि पश्चिम की ओर जाती है, 2-3 नदियाँ, नर्मदा, तापी वगैरह, और वहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है,
वो पूर्वी घाट की ओर जाती है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर बना हुआ है? यहाँ पर बना हुआ सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और यमुना दोनों मिलके आती है। इधर ये गंगा आई, यहाँ से यमुना आई, ऊपर से आती ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ये सुंदरबन डेल्टा एक मैंग्रोव का बना हुआ। मैंग्रोव क्या? मैंग्रोव एक फॉरेस्ट का टाइप होता है, एक प्रकार का वन होता है। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा है वो एक प्रकार का वन है। डेल्टा क्या होता है? एक बार डेल्टा को समझ लो। डेल्टा क्या होता है? एक होता है डेल्टा वर्ल्ड, एक होता है आपका मुहाना। इन दोनों में क्या अंतर है? डेल्टा देखो क्या होता है, डेल्टा नदियों के मुहानों पर स्थित है। मतलब ये नदी आई, ये नदी आई, अब यहाँ पे ऐसे से फैल जाएगी, तो यहाँ पे जो भाग बनेगा उससे क्या कहा जाएगा? डेल्टा कहा जाएगा, एक मैदान का भाग बन जाएगा। और मुहाना क्या होता है? मुहाना जहाँ नदी एंड हो रही है, यहाँ पे जहाँ नदी है वो समुद्र में मिल रही है, तो मुहाना है वो बाद में बनेगा। जहाँ समुद्र का पास में मुहाना बनेगा, डेल्टा पहले ही बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार नदियाँ ये जाती, ये नदियाँ जा रही है, अब यहाँ पे है ना, ये ऐसे मैदानी भाग बन जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा? इसे डेल्टा कहा जाएगा। और नदी एंड कहाँ हो रही है? यहाँ समुद्र में एंड हो रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा? मुहाना। जहाँ नदी एंड हो रही है उसे मुहाना, और जहाँ नदी है वो एक मैदानी भाग बना रही है उसे डेल्टा कहा जाएगा। ठीक है, तो द्वीप कौन कौन से हमारे? द्वीप लक्षद्वीप द्वीप है, अंडमान निकोबार, इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके। एक बार मैं मैप में दिखा देता हूँ आपको। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में एक बार देख लो, तो आपकी हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। कहाँ गए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार? एक मिनट, काफ़ी ज़्यादा ये बन गई स्लाइड्स। यहाँ पे आएगा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये सारे अंतर है वो PDF आपको सारी मिल जाएगी। यहाँ पे ये है, ये अंडमान निकोबार है, ठीक है, और यहाँ पे ये लक्षद्वीप है। ठीक है, यहाँ पे लक्षद्वीप की एक द्वीप है अमिनिकॉय, ये मिनिकॉय है, ये अलग अलग द्वीप है। ठीक है, नीचे यहाँ पे मालदीव हो गया, और ये अंडमान निकोबार है, उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर बनी हुई है। अब यहाँ पे कुछ चैनल भी गुजरती है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे आगे जब क्लासेस पढ़ेंगे कि चैनल क्या होती है, कौन सी डिग्री किसके बीच में से होकर गुजरती है। 8 डिग्री चैनल कहाँ है, 10 डिग्री चैनल क्या है, 9 डिग्री कहाँ है। यहाँ पे ये 8 डिग्री है। 8 डिग्री हम किसके बारे में बात करें? अक्षांशों के बारे में। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो 8 डिग्री अक्षांश है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में से जा रही है, 8 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, तो यहाँ से होके जा रही है, इसके बारे में भी बात करें तो ये हमारे महाद्वीप, जो हमारे द्वीप है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इसके बारे में हो गया। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कल एक चैप्टर बचता है 8वां, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ी बहुत जलवायु के बारे में, तो उसे 2-3 पॉइंट है वो देख लेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट 7th की ज्योग्राफी है वो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर्स के साथ में, तब तक आप अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।